So welcome back everybody. We'll be doing the one shot today. फिजिक्स का वन शॉट होने वाला है आज। और आज हम पूरी पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करेंगे इस वन शॉट में। ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स से जितने जो बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो सभी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कट टू कट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है। डेफिनेशंस को हम अवॉइड करेंगे, जो चीजें एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उन चीजों को कवर अप करते हुए। हालांकि पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है। बट जो जो मेजरली इंपॉर्टेंट है उस पे मैं स्टार देते जाऊंगा, आप उस चीज को नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज का बेसिक लेक्चर होने वाला है। ठीक है। बेसिक टू एडवांस हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इसके अंदर पूरा, और वन शॉट में पूरा खत्म होगा। ठीक। बीच में हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे थोड़ा सा रेस्ट के लिए। ठीक है। सब लोग रिफ्रेश कर लेना मन। ठीक है। देखते हैं कि कब तक चलता है क्लास हमारा। किसी ने वीडियो कैमरा ऑन कर रखा है क्या? ऑफ करो। चलिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं ना कि एक्चुअल में जो फ्लूइड मैकेनिक्स है उसके अंदर फ्लूइड का मतलब क्या होता है ना। तो बहुत बेसिक बेसिक से लेके चलूंगा। फ्लूइड का मतलब होता है ना कि ऐसा मैटर जिसके पास टेंडेंसी टू फ्लो हो। फ्लो करने की टेंडेंसी को हम फिजिक्स के लैंग्वेज में फ्लूइड बोलते हैं। अब ये फ्लो करने की टेंडेंसी जो बेसिक तीन स्टेट है हमारे, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें से सिर्फ गैस और लिक्विड्स के पास होती है। तो इसीलिए गैस और लिक्विड्स को हम बोलते हैं फ्लूइड्स। तो इस चैप्टर में हम मेनली लिक्विड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि गैस वाला जो है ना फ्लूइड मैकेनिक्स वाला पार्ट, वो ऑलरेडी केमिस्ट्री के अंदर स्टेट ऑफ मैटर करके पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो मेजरली हम लिक्विड पे डील करेंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। तो फ्लूइड का मतलब होता है ऐसा स्टेट ऑफ मैटर जिसके पास टेंडेंसी हो फ्लो करने की। उसके अंदर दो स्टेट ऑफ मैटर्स आते हैं, वो होता है गैस और लिक्विड। मेजरली हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। ठीक। अगर थोड़ी और फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करूं तो फ्लूइड मैकेनिक्स फिजिक्स के अंदर एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर अंदर मेजरली लिक्विड के दो स्टेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन द सेंस कि लिक्विड का जो है वो प्रेजेंट स्टेट क्या है। एक तो होता है तुम्हारा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। थोड़ा सा इंट्रो ले लो, फिर मेन टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है। और दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। ठीक है। एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, दूसरा होता है हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोस्टैटिक में हम क्या करते हैं? हाइड्रोस्टैटिक में हम लिक्विड की स्टडी करते हैं जब वो रेस्ट पे होता है। ठीक है। तो जब भी फ्लूइड रेस्ट पे हो और उसकी स्टडी की जाए तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। वेयर एज हाइड्रोडायनेमिक्स, जब भी जो फ्लूइड है वो मोशन में रहता है, जब फ्लो कर रहा होता है, तो हम पढ़ते हैं हाइड्रोडायनेमिक्स। और इस चैप्टर में हम हाइड्रोडायनेमिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। कुछ पोर्शन होगा हाइड्रोस्टैटिक्स का भी, कुछ पोर्शन होगा हाइड्रोडायनेमिक्स का भी। ठीक है। तो मिला के फ्लूइड मैकेनिक्स बोला जाता है। तो ये एक बेसिक इंट्रो था फ्लूइड मैकेनिक्स का। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ बेसिक जो है टर्मिनोलॉजी फ्लूइड्स के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फ्लूइड के अंदर दो एसोसिएटेड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको सबसे पहले आपको पढ़ना है। जो होता है पहला, एक तो होता है डेंसिटी और दूसरा होता है प्रेशर। ठीक है। यहां लिख लो, टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू डील विद द मैटर्स लाइक फ्लूइड। टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज टू डील विद द मैटर्स लाइक फ्लूइड। और जिसमें से पहला क्या है? डेंसिटी, टू डील्स विद द मैटर्स लाइक फ्लूइड। पहला है डेंसिटी, दूसरा होता है प्रेशर। ठीक है। हम शुरुआत करते हैं डेंसिटी से। बहुत बेसिक है, आप सभी ने पढ़ रखा है, बट इस चैप्टर का पार्ट है तो बताना जरूरी है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? ठीक है। फ्लूइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे अगर हमको डेंसिटी डिफाइन करनी है तो हम क्या करते हैं? उस पर्टिकुलर मास को उसके पूरे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। मतलब बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम के रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है। सो बेसिक ऐसे लिख लो कि इन अ फ्लूइड एट अ पॉइंट
द डेंसिटी मे बी डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं हम रो से, ठीक है। ऐसे पी बनाओ थोड़ा सा और ऊपर से क्या करो, थोड़ा नीचे से टेढ़ा कर दो। तो ये होता है रो, इसको डिनोट करते हैं रो से। दिस विल बी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इसको हम डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं, तो ये होता है ऊपर मास है तो केजी, नीचे क्या होता है मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। डायमेंशंस निकालना आपका काम है, आपने यूनिट डायमेंशन पढ़ रखा है। वैसे ही डेंसिटी के बाद जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है वो होता है प्रेशर। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट आपको देना चाहता हूं, इस चैप्टर के अंदर ये काम आएंगे। पहली चीज, डेंसिटी ऑफ वाटर नोट कर लो, वो होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। और डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये होती है 13.6 इंटू 10⁻³ पर मीटर क्यूब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आप याद रख सकते हैं डेंसिटी के अंदर। सो डेंसिटी जो है वो बेसिकली होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, आई थॉट आपको ये चीज अभी लग रही होंगी कि सर क्या ये बहुत बेसिक बेसिक पढ़ाने, तो पता है, चलिए आगे बढ़िए। कोई बात नहीं, चैप्टर का पार्ट है और कई जगह ये टर्म यूज होगा, इसलिए मैं तुमको बता दे रहा हूँ कि डेंसिटी होता क्या है। कुछ नहीं है, बस क्या करो, मास को डिवाइड कर दो उसके वॉल्यूम से, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो जो क्वांटिटी हमको फिजिक्स में मिलती है उसको डेंसिटी बोलते हैं। ये कुछ डेटा थे। अब शुरू होता है एक्चुअल चीज। डेंसिटी से पहले एक और टर्मिनोलॉजी देख लो, उसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ये ना, ये जो मैं टर्म पढ़ा रहा हूँ ये बहुत सिंपल सिंपल टर्म है और इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव डेंसिटी किसे बोलते हैं। देखो, रिलेटिव शब्द जब भी आ जाए सर इसका एक मतलब दो क्वांटिटी के बीच सर एक कंपैरिजन, दूसरे के रिस्पेक्ट में। है ना। बिल्कुल, दो 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 क्वांटिटी के बीच कंपैरिजन हो रहा है। तो सेम थी रिलेटिव डेंसिटी के अंदर भी होती है, ठीक है। शॉर्ट में जल्दी से कवर अप करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी होती है कि किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ ए रेफरेंस सब्सटेंस। मतलब कोई भी एक नॉर्मल सब्सटेंस लाओ और एक रेफरेंस मान लो, तो मैं उस नॉर्मल सब्सटेंस की डेंसिटी को अगर उसका रेफरेंस सब्सटेंस की डेंसिटी से डिवाइड कर दूंगा तो उन दोनों के रेशियो को हम रिलेटिव डेंसिटी बोलेंगे। तो डायरेक्टली इसके अंदर लिख लो, ठीक है। कोई लंबा नोट कराने वाली रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मूले नोट कर लो कि डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस। जैसे लेट्स से मैंने बोल दिया कि मेरे पास मर्क्यूरी है और मैं वाटर की डेंसिटी मर्क्यूरी के रेस्पेक्ट में मेजर करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मर्क्यूरी की डेंसिटी को रेफरेंस में रखूंगा और वाटर की डेंसिटी को ऊपर रखूंगा। तो वाटर की डेंसिटी अपॉन मर्क्यूरी की डेंसिटी को डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन मिल जाएगा जो होगा रिलेटिव डेंसिटी का, जो होगा रिलेटिव डेंसिटी का कंपैरिजन। क्लियर, ये हमारी यस रिलेटिव, सर। ठीक है। तो आप डायरेक्टली फार्मूला वाला पार्ट यहां से याद रख सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी के लिए, ठीक। आगे बढ़े तो एक और टर्मिनोलॉजी आती है जो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक सेकेंड, एक और टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है देखो, नोट कर लो। छोटे छोटे टर्म है इसलिए जल्दी जल्दी लेके चल रहा हूँ, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है उसको डिटेल में लेके चलेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ नहीं होती है। ये जो मैंने डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्सटेंस लिया है ना, अगर ये रेफरेंस सब्सटेंस को वाटर मान ली जाए और उसके रेस्पेक्ट में किसी और सब्सटेंस की डेंसिटी कैलकुलेट की जाती है तो बस वही टर्म को हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हेन द रेफरेंस सब्सटेंस, व्हेन द रेफरेंस सब्सटेंस इज वाटर, तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, द रिलेटिव डेंसिटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब अगर किसी सवाल में हमको सर अगर रिलेटिव स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो तो हमको सबसे नीचे डिवाइड में क्या रखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो सकती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ व्हाट, डेंसिटी ऑफ
वाटर, क्योंकि रेफरेंस जो है वो क्या बन गया, वाटर बन गया। तो अगर वाटर के रेस्पेक्ट में किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को हम कंपेयर करते हैं, तो उस रिलेटिव डेंसिटी को एक नया टर्म दिया जाता है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आप ये याद रख सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के पूछे तो नीचे क्या रख देंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर अभी पीछे बताया है क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 के बराबर। 1000। मतलब केजी किसी भी पर मीटर सब्सटेंस की क्यूब। डेंसिटी को 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो सर्वो स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाती है। क्लियर, क्लियर हो गया। यस सर, यस ये सर। कुछ टर्म यस थे, सर। ये पूरी बातें किस पे हुई, सिर्फ डेंसिटी पे। डेंसिटी पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ा, फिर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी पढ़ा। वैसे ही अब जो नेक्स्ट टर्म आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, वो है प्रेशर। ठीक है, एज यू ऑल नो, सबको पता है कि प्रेशर क्या होता है। किसी भी यूनिट एरिया में जितना फोर्स लग रहा होता है उसी को प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स से कि अगर कोई सॉलिड रेस्ट पर रखा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस पे एक परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होता है, और किसी भी सरफेस ऑफ कांटेक्ट पे वो परपेंडिकुलर फोर्स जितना लग रहा होता है, अगर मैं उस फोर्स को उसके एरिया से डिवाइड कर देता हूं तो जो क्वांटिटी हमको मिलती है उसको हम प्रेशर बोलते हैं। मतलब इसको बोलते हैं, इसको ऐसे लिख लो, इट इज दी परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ओवर अ यूनिट एरिया टर्म्ड एज, या फिर ऐसे लिख लो, प्रेशर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको ऐसे भी डिफाइन करता है कि थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सबसे पहली बात, थ्रस्ट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रस्ट फोर्स। देखो, थ्रस्ट फोर्स का मतलब होता है ना वो फोर्स जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। अदर देन सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्सेस को हम थ्रस्ट नाम नहीं देंगे। थ्रस्ट स्पेसिफिक नाम किसके लिए है, सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्सेस के लिए है। द फोर्स विच इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, उसको हम बोलेंगे थ्रस्ट फोर्स। तो मैं प्रेशर को ऐसे ही बोल सकता हूं क्या, कि थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज टर्म्ड एज प्रेशर। जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूं, इसके अंदर एक केस सीख लो। कई बार ऐसे सवाल डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। केस सीख लो, केस ये है कि लेट्स से ये एक एरिया है, ठीक है, इसका एरिया लेट्स से ए है। ठीक, एक तो फोर्स लग रहा है ऐसे, ये है केस वन। ठीक है, केस टू में देख लो वही सेम एरिया है जो ए है, और एक फोर्स लग रहा है ऐसे। अब ये बताओ किसको थ्रस्ट बोलेंगे, फर्स्ट सर केस ए वाले वाले, को या सेकंड केस वाले ए को। ए वाले वाले को। फर्स्ट ए वाले को। वाले को। क्यों, क्योंकि सर अगर मैं एरिया देखूं तो एरिया से परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है, और फोर्स विच इज परपेंडिकुलर दैट इज नोन एज थ्रस्ट। तो बेसिकली यहां थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, लेट्स से अगर मैं यहां एफ फोर्स लगा रहा हूं तो यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। एफ बाई ए। ये है तुम्हारा प्रेशर। वेयर एज केस टू, अब देखो यहां प्रेशर कैसे निकालते हैं, यहां प्रेशर निकालते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना, सवाल पूछे जाते हैं। लेट्स से कि इम्पोर्टेंट। ये वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है, तो अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे, प्रेशर निकालने के लिए तोड़ेंगे इसके दो कंपोनेंट में। तो एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, दूसरा एफ साइन कंपोनेंट थीटा। आएगा एफ साइन थीटा। अब तुम खुद सोचो कि प्रेशर निकालने के लिए मैं कॉस थीटा वाला लूं या साइन थीटा वाला लूं। कॉस कॉस थीटा। थीटा वाला, क्यों, क्योंकि सर कॉस थीटा वाला ही थ्रस्ट की तरह एक्ट कर रहा है, अदर देन कॉस थीटा थ्रस्ट नहीं है वहां। इसीलिए आई राइट इट एज एफ कॉस थीटा, और इसकी अगर एरिया ए है तो एफ कॉस थीटा बाई ए। तो ये केस जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके अंदर फोर्स थोड़ा इंक्लाइन एंगल पे लगा के दे देता है, और कभी कभी प्रेशर पूछ लेता है, और बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो समझते हैं कि फोर्स है, तो मान लो अगर इसकी बोल दिया वैल्यू कि 2 न्यूटन की फोर्स है, एरिया 4 मीटर स्क्वायर है, प्रेशर निकालो, तो वो 2/4 कर देते हैं। 2/4 नहीं होगा, 2 cos थीटा/4 होगा। ठीक है, तो ये केस याद रखो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस हो जाता है, जिसके अंदर क्यों, यार प्रेशर डिफाइन होता है थ्रस्ट से, और थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है, दो कंपोनेंट में तोड़ा तो एक कंपोनेंट आया एफ कॉस थीटा, दूसरा आया एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर है, मतलब एफ कॉस थीटा विल एक्ट एज अ थ्रस्ट फोर्स, और थ्रस्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। क्लियर। यस सर। अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो ऑब्वियसली फोर्स है ऊपर, नीचे क्या है एरिया, तो न्यूटन पर न्यूटन पर मीटर मीटर स्क्वायर, या स्क्वायर। फिर इसी को पास्कल पीए भी लिखा जाता है।
तो दोनों यूनिट है। यस सर। ठीक है, प्रेशर की दोनों यूनिट है, पास्कल भी और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी। किसी को दिक्कत है यहाँ तक अभी तक, बताओ। नो सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं Next. अब प्रेशर के अंदर, ठीक है, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सब छोटे छोटे टर्म है, ये सब आपने पढ़ रखे हैं, अभी बेसिक टर्म आ रहे हैं, मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहो, सबको बोल रहा हूँ। ठीक है, इस चैप्टर से कंप्लीट चीजें सीख के जाओगे, इसकी गारंटी मेरी है। पूरे लास्ट तक सेशन सर को पे। की स्लाइड देंगे नोट्स ठीक की? है, हाँ बोलो। हाँ, नोट्स की स्लाइड देंगे? हाँ मैं भेज दूंगा, सब भेज दूंगा, चिंता मत करो, लास्ट में सबको मिलेगी। ठीक है, अभी नोट मत करो, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो। ठीक है, टॉपिक बस डाल लो, कॉन्सेप्ट समझो, नोट्स अब तुमको मिल जाएगी सारी। ठीक है, आओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं। सिंपल सी बात है यार, जो प्रेशर एटमॉस्फेयर में लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, बताने की बात ही नहीं है। ठीक, गैसेस क्या करते हैं, हमारे अर्थ की सराउंडिंग में गैसेस हैं, और वो गैसेस क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर लगाते हैं, कि गैसेस एग्जर्ट प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है ना, जो एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में लिखते हैं PATM, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि ये क्या किया जाता है, ये तो मान लो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारे डिवाइसेस से कैलकुलेट किया जाता है ना, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है। ठीक है, बट अभी मैं इसके अंदर थोड़े तुमको कुछ कन्वर्जन बता दूंगा जो इस चैप्टर के अंदर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि यूनिट का बड़ा पंगा होता है, यूनिट क्योंकि एक यूनिट हमारी एटमॉस्फेरिक भी है, ATM जिसको लिखते हैं, है ना, एटमॉस्फेरिक यूनिट है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूनिट। तो यूनिट का थोड़ा कन्वर्जन यस यहाँ से, सर। यहाँ कन्वर्जन थोड़ा सा मैं आपको सिखा देता हूँ यूनिट का। सबसे पहली चीज याद रख लो कि जो अर्थ पे, सरफेस ऑफ अर्थ के, है ना, सी लेवल पे जो सरफेस ऑफ अर्थ जो प्रेशर लगा रहा होता है, अर्थ के सरफेस से जो सी लेवल पे प्रेशर लगता है, मतलब बेसिकली अगर याद रख लो तो सिंपल सा, अगर अर्थ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद करके रखे तो वो होता है 1.013 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर, या फिर पास्कल। यानी 1 ATM किसके बराबर हुआ, 1 ATM बराबर हो गया 1.013 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वन सर एटीएम आपने फर्स्ट वाला क्यूब इतने लिख की, दिया है। हाँ, अरे सॉरी, सेकंड वाले में भी क्यूब लिख दिया है, इट्स माय बैड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ना, यहाँ यहाँ स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, यहाँ आप स्क्वायर कर लीजिए, यानी 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अदर यूनिट जो है वो प्रेशर की, वो भी याद रख लो। ठीक है, पहला तुम्हारा ATM हो गया, तुमको पता चल गया, दूसरा पास्कल, तीसरा टॉरिसली होती है ना, जिसको टॉर लिखते हैं। ये एक्चुअली हम एक बैरोमीटर डिवाइस होती है, उसके हेल्प से हम प्रेशर को नापते हैं। ठीक है, तो ये मर्क्यूरी के टर्म में प्रेशर नापा जाता है, हालांकि अभी आपको वहां नहीं जाना है, बस ये समझ लीजिए कि एक और यूनिट होती है जिसको टॉरिसली बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पूरा कन्वर्जन यहाँ लिख देता हूँ। 1 ATM जो होता है वो बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁻⁵। सॉरी, यहाँ मैंने 6 लिखवा दिया गलती से, इट्स माय बैड, मैं भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ 5 होगा। ठीक है, इसको नोट कर लो, सब लोग इसको 5 कर लो। ठीक है, यानी 1.01 इंटू 10⁻⁵ पास्कल के बराबर होता है। और यहाँ एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ 10⁵ पास्कल जो होता है ना, वो 1 बार के बराबर होता है। तो मैं यहां से इस 10⁵ को 1 बार लिख सकता हूं, मतलब दिस विल बी इक्वल्स टू 1.01 बार, और दिस विल बी इक्वल्स टू 760 टॉर। तो ये एक कन्वर्जन आपके लिए मैंने दे दी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, 1 ATM के अंदर अगर पास्कल में चाहिए तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, अगर बार में चाहिए तो 1.01 बार, और टॉरिसली में चाहिए तो 760 टॉरिसली। यानी 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 1 बार, 10⁵ पास्कल इज इक्वल्स टू 1 बार। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन थी इसके अंदर। ठीक है, तो ये है तुम्हारा प्रेशर का खेल अभी तक। ठीक, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर प्रेशर की जो पूछी जाती है, जो होती है वेरिएशंस ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, है ना, कि जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर कैसे चेंज करता है, क्या प्रेशर कैसे वेराई करता है, और यहां से शुरू होता है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे सवाल फ्रेम होते हैं। तो आई राइट इट एज अ 3 स्टार टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि प्रेशर का वेरिएशन लिक्विड के अंदर कैसे होता है।
ठीक, क्योंकि कई बार सुनो ना कि सर जैसे पानी के अंदर आप जाओगे तो प्रेशर बढ़ता है, किन क्वांटिटी से बढ़ता है, किन रीजन से बढ़ता है, भी हम यहाँ देखेंगे। ठीक है, और इसके अंदर कंडीशन आपको ये मान के चलनी है कि अभी लिक्विड जो है सब रेस्ट पे चल रहा है। तो हम लिख इसको ये भी लिख सकते हैं इस टॉपिक को कि वेरिएशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड एट रेस्ट। ठीक है, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था। सर ये मैं बोल रहा था कि सर इसमें थ्योरी अकेले चलाएंगे या क्वेश्चन भी साथ में? अभी तो करेंटली तो थ्योरी है मेरे पास, ठीक है। इसका एक सेशन हम ले लेंगे, चिंता मत करो, न्यूमेरिकल वाला भी। पहले सर बोलेंगे कि वन शॉट में पहले खत्म कर लो, और उसके बाद एक सेशन ले लेना न्यूमेरिकल के लिए। मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा जो जितने मैंने वन शॉट पढ़ाए हैं, और वो न्यूमेरिकल तुम्हारे प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होंगे। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं लेके आ रहा ओके। हूँ। ठीक है, इसकी चिंता मत करो, जो मैं सर पढ़ाऊंगा ओके। उसके रिगार्डिंग मैं थ्योरी क्वेश्चन भी करा दूंगा। ठीक, अभी देखो। तो चलिए, इसका बेसिक आप ये मान सकते हैं कि यहाँ जो हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे लिक्विड का वो सभी रेस्ट में होगा। ठीक है, अब देखो वेरिएशंस कैसे होते हैं, इसका मैं एग्जांपल लेके आपको स्लोली समझाता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक बीकर है, ठीक है, बड़ा सा कंटेनर था, नॉट बीकर, कंटेनर ले लो। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया, लिक्विड को भर दिया एक एक स्पेसिफिक लेवल तक। ठीक है, तो मैंने लेट्स से यहाँ तक लिक्विड को भर दिया, ये पूरी लिक्विड भरी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है एट डिफरेंट पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूं एट द बॉटम, एट बॉटम कह रहा हूं, एट द सरफेस, मतलब एकदम सबसे ऊपर। लेट्स से मैंने यहाँ एरो बनाया, तो मुझे यहाँ का प्रेशर कैलकुलेट करना है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे, क्योंकि मैंने वेरिएशंस लिखा है लिक्विड में प्रेशर का, तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, सरफेस से नीचे जाऊंगा। लेट्स से मैं सरफेस से यहां आ गया, और ये सरफेस से हाइट है इसकी एच, तो मैं इस पॉइंट पे प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये दो केसेस हम पढ़ेंगे इसके अंदर। पहला, एक तो सरफेस पे, और दूसरा जब हम लिक्विड के अंदर कहीं एच हाइट पे चले जाए तो वहां प्रेशर कितना होता है। और यकीन मानो यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, फ्रेम होता है क्वेश्चन यहाँ से। तो सबसे पहली चीज ये बताओ, तुम लोग का बहुत बेसिक चीज है और सब देख के भी समझ सकते हो कि ये बताओ, ये जो कंटेनर है ये ऊपर से खुला हुआ है ना, और सरफेस की लिक्विड पे कितना प्रेशर लग रहा होगा। सर सरफेस की लिक्विड पे तो उतना ही प्रेशर लग पर रहा होगा जितना एटमॉस्फेरिक एटमोस्फियर में प्रेशर। होगा, है ना, यस सर। जितना एटमोस्फियर, जितना हमारे आसपास की सराउंडिंग में जो प्रेशर होगा। अभी तो क्योंकि कंटेनर ऊपर है, कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, तो उसके सरफेस पे तो सर एटमोस्फेरिक के बराबर ही प्रेशर लग रहा होगा। तो क्या मैं इस वाले प्रेशर को पी एटमोस्फेरिक लिख दूं? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हवा में एक्सपोज है, मतलब ऊपर से खुला हुआ है। ठीक है, ये जो है कंटेनर ऊपर से खुला हुआ है, तो सरफेस पे तो एटमॉस्फेरिक के बराबर ही प्रेशर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं, नीचे एच हाइट पे जब हम जाते जाएंगे ना, नीचे क्या करेंगे, जब भी हम लिक्विड के अंदर एच हाइट पे हम नीचे फ्लो होते जाएंगे, तो जो प्रेशर होता है ना, लेट्स से आई राइट इट एज पी डैश, और ये जो पी डैश होता है ये हमेशा याद रख लो, रो जी एच के बराबर होता है। P dash will be equals to rho G and H, है ना। तो अभी कहां से आया, क्यों आया, मत याद रखो, सिर्फ इतना याद रख लो कि लिक्विड के अंदर अगर H हाइट पे मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो वो हमेशा किससे दिया जाएगा, रो जी एच से। ठीक है, किससे दिया जाएगा, रो जी एच। ठीक है, तो अब मैं क्या कैलकुलेट करता हूं, मुझे अगर प्रेशर चाहिए तो मैं प्रेशर क्या लिखूंगा, अगर मेरे को टोटल प्रेशर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, एक तो है सर पी एटमोस्फेरिक, और दूसरा प्लस क्या है, पी प्लस पी डैश। एक तो है यस पी सर। एटमोस्फेरिक और दूसरा क्या है, पी डैश। तो टोटल प्रेशर हमारा आ जाएगा, यस सर। यानी पी एटमोस्फेरिक प्लस पी डैश विल बी इक्वल्स टू टोटल प्रेशर के बराबर, है ना। यहां से एक रिलेशन ये मिला। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन ये मिलता है कि ये जो सरफेस पे और ये जो एच हाइट पे जो प्रेशर है ना, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, ठीक है, मैं सरफेस पे और एच हाइट पे अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, तो वो बराबर होता है तुम्हारे रो जी एच के। किसके बराबर होता है, रो जी एच, यानी प्रेशर का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होता है, अंडर रूट रो, अंडर रूट नहीं, रो जी एच के बराबर होता है। ठीक है, तो आई राइट इट एज पी डैश माइनस पी आई टी एम इज इक्वल्स टू रो जी एच। ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको याद रखने हैं, जो कि है आपके वेरिएशन से रिलेटेड। मतलब एच हाइट के नीचे हम जाएंगे तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, ऊपर है तुम्हारा पी एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो हम सरफेस और क्या करेंगे, एच हाइट पे दोनों का जो डिफरेंस हम देखेंगे, तो डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू रो जी एच, डिफरेंस विल बी इक्वल्स टू
अंडर रो जी एच, वेयर रो क्या है तुम्हारा, डेंसिटी, और किसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, क्योंकि हम लिक्विड के अंदर प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं। कहां से आया, क्यों आया, इस वन शॉट के अंदर हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस इतनी चीजें याद रख लो कि अगर जब भी सर वेरिएशन ऑफ प्रेशर से सवाल आएगा ना एग्जाम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, अगर हमको प्रेशर का डिफरेंस पूछा जाए ना सरफेस और एटमॉस्फेरिक का, तो हम उसको सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं रो जी एच से, जहां रो क्या है, रो आपकी डेंसिटी है। ठीक है, तो समझ लो कि ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है, जब भी इंप्लीमेंट करना होगा हमारे सवाल के अंदर तो हम इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक, कई बार पी एटीएम ना लिख के इसको पी नॉट भी लिख देता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, पी नॉट का मतलब पी एटीएम ही है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। ठीक है, और पी नॉट की वैल्यू कितनी होती है, अभी बताया 1.013 इंटू 5। 10 to the power 5. इसकी बहुत सारी यूनिट हो सकती है, मैं पास्कल लेके चलता हूँ चलो अभी। ठीक है, तो आप इस चीज से कैलकुलेट कर सकते हैं ये सवाल की चीजों को। ठीक है, ठीक है, तो Yes, ये sir. तुम्हारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर था लिक्विड के अंदर। इसके बाद एक और टॉपिक ये आता है जो आपको इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए, और वो ये है कि जब भी हम क्या करते हैं, हाइट को चेंज नहीं करते हैं ना, तो प्रेशर भी चेंज नहीं होता है। कहने का मतलब क्या है, थोड़ा ये सब मैं बताता हूँ। जैसे अगेन वही केस लेते हैं, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और यहां तक वही लिक्विड भरी हुई है। अब मैं तुमसे बोलता हूँ कि ये जहां जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना, वहां प्रेशर की वैल्यू बताओ। इस ए पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू बताओ, इस बी पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू बताओ। ठीक है, यहां से एच हाइट में नीचे चला गया, इस सी पॉइंट पे बताओ, और इसी लाइन में इस डी पॉइंट पे बताओ। ठीक है, थोड़ा सा सोचो सभी लोग कि कौन सा केस ट्रू है। मैं यहाँ चार ऑप्शंस बनाता हूँ और उसके हिसाब से आप लोग आंसर देंगे कौन कौन सा। एक तो ए इज इक्वल्स टू बी एंड सी इज इक्वल्स टू बी, डी ए इज इक्वल्स टू सी एंड ए इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, ए इज नॉट इक्वल्स टू सी बट सी इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन राम जाने, हमको नहीं पता, है ना। वैसे तो Sir, सबसे ऑप्शन नंबर ए। सबसे option ऑप्शन A, नंबर sir. ए। सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो A. राम जाने ही होता है। भगवान जी तो भगवान तो सब जानते हैं, बट हम राम जान लगाएंगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे हमको। सबसे सही ऑप्शन तो Sir, यही है। A होगा. यस एब्सोल्युटली, ए इज योर करेक्ट आंसर। अब सवाल है कि सर ऐसा क्यों है, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। ए पॉइंट पे प्रेशर कितना है ये बताओ, पी एटीएम के बराबर। सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर. सिमिलरली बी पॉइंट भी तो सर हवा में ही है, वो कौन सा नीचे चला गया, वो तो सेम लाइन पे है। यानी बी पॉइंट पे भी प्रेशर कितना होगा, पी पी एटीएम. एटमोस्फेरिक। और अभी हमने देखा कि पी एटीएम का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.013 इंटू 10⁵ अब ये तो कांस्टेंट है, ये तो बदलने वाला है नहीं, तो यहाँ पे भी वो वैल्यू उतनी रहेगी, यहाँ पे भी वो वैल्यू इतनी रहेगी, मतलब ए सर बी के बराबर है। सिमिलरली अब अगर मैं एच हाइट नीचे चले जाऊं सी पॉइंट पे, तो यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा, रो जी एच कितना हो जाएगा। रो तो जी उसी एच. सेम लाइन में अगर सेम हाइट पे सर मैं जाता हूं तो वहां भी प्रेशर रो जी एच ही तो रहेगा। क्यों, क्योंकि सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड नहीं बदल रहा है, लिक्विड मैंने बदला नहीं बदला। ग्रेविटी की वैल्यू, अरे सर वो तो कांस्टेंट होती है, वो कहां से बदलेंगे। हाइट बदली नहीं, क्यों, क्योंकि सेम हाइट पे मैंने सी और डी पॉइंट रखा है। तो हमको आज से ये चीज याद रखनी है कि सर सेम लाइन में अगर प्रेशर पूछे ना, कुछ भी कर लीजिए वो सेम ही रहने वाला है। प्रेशर तब तक नहीं बदलेगा जब तक लिक्विड के अंदर हम उसकी हाइट को ना बदल दे। अब अगर मैं यहाँ एक और ई पॉइंट डिफाइन कर देता, तब आप नहीं बोलते कि सी और ई बराबर है, तब अलग अलग हो जाता। क्यों, क्योंकि ठीक है डेंसिटी तो नहीं बदला, ग्रेविटी नहीं बदला, हाइट तो बदल गई, है ना। सी की हाइट एच थी, पर अगर मैं ई की हाइट लेस से बोल दूं एच डैश, तो एच और एच डैश दोनों अलग अलग है ना, यानी हाइट बदल गई मतलब प्रेशर बदल गया। तो आपको ये याद रखना है कि सेम लाइन में सर प्रेशर सेम होता है जब तक आप उसकी हाइट को नहीं बदलते हैं लिक्विड के अंदर। क्लियर, ये बातें याद रहेंगी हमेशा, सबको क्लियर यस होगा। सर. यस सर, यस सर। तो इस चीज को भी नोट कर लीजिए। और इस पूरे फिनोमेना को जानते हो क्रिस्टल क्या बोलते हैं, क्लियर। इस फिनोमेना पूरे फिनोमेना को बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ठीक है, इसके अंदर कुछ चीजें नोट कर लो, और मैं नोट करा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लिख लो इसके अंदर, क्योंकि अगर लिख लोगे तो याद रहेगा सबको।
तो इसको ऐसे लिख लो कि हाइड्रोस्टैटिक अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, अकॉर्डिंग टू हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स पहली चीज क्या होती है? ठीक, प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, हाइड्रोस्टैटिक Height पैराडॉक्स of बोलता है कि height प्रेशर डिपेंड्स अपॉन height. height पहली चीज, द डेप्थ, मतलब जिसको हाइट बोलते हैं, द डेप्थ बिलो द सरफेस, दूसरी चीज किस पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब डेंसिटी पे, नेचर ऑफ लिक्विड जिसको बोलते हैं डेंसिटी, ठीक है। और तीसरी चीज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि चेंज नहीं होती है। Yes, sir. देखो, जिसने बोला एरिया, अदर्स ने बोला एरिया, है ना। तो अदर्स हम फ्लूइड पढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड का प्रेशर एरिया से नहीं लिखा जाता है, रो जी एच से लिखा जाता है, समझ रहे हो? फ्लूइड का प्रेशर एरिया से नहीं लिखा जाता है, रो जी एच से लिखा जाता है। तो इसको याद रख लो थोड़ा सा, ठीक। हाँ, अगर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो इसको ऐसे देख लो, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। तो फोर्स को mg लिखा जा सकता है, एरिया को क्या लिखा जा सकता है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इंटू लेंथ होता है। यहाँ लेंथ क्या है? हाइट है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू a इंटू एच, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा? वॉल्यूम डिवाइडेड बाई h। मैं यहाँ से वॉल्यूम अपॉन h कर दूं, अब ये m बाई वी डेंसिटी बन गया, तो प्रेशर की वैल्यू रो जी एच आ गई कि नहीं आ गई? ये m बाई वी डेंसिटी बन गया। देखो देखो देखो, मैं बता देता हूँ, हालांकि ऑल्दो ये बताने वाली चीजें नहीं है, बहुत बेसिक चीजें पता होना चाहिए कैसे रो जी एच हुआ, बट आओ बता देता हूँ। देखो, सबको बता देता हूँ, अगर कंफ्यूजन है तुम लोगों को कि सर ये आपने रो जी एच क्यों लिख दिया यहाँ, कि एच हाइट पे रो जी एच प्रेशर होगा, क्या मतलब है इसका? मुझे 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 ये लगता था कि सबको पता है, बट अगर आपने ये लिख दिया कि सर ये आपने डायरेक्टली एच हाइट पे रो जी एच लिख दिया, तो इसका क्या मतलब बनता है? देखो मैं समझा देता हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, सब जानते हैं, सबको पता है। अब आपको ये भी पता है कि सर फोर्स को अगर हम मास के टर्म में लिखे ग्रेविटी के अगेंस्ट में, तो हम फोर्स को लिख सकते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम जी, पढ़ा है सबने, इसको वेट वाला कंपोनेंट बोलते हैं हम। मैं फोर्स को, तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं? सबको पता है, फोर्स को हम mg लिख सकते हैं, तो आई राइट इट फोर्स एज अ mg, ठीक है। नीचे बात करें अगर एरिया को, तो तुमने ये पढ़ रखा है कि वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है? एरिया इनटू लेंथ, सबने पढ़ा है। अब क्योंकि Yes, sir. यहाँ हम लिक्विड के बारे में सारी चीजें पढ़ रहे हैं, तो अगर मैं सरफेस से लेंथ से नीचे चाहता हूं, है ना, तो ये लेंथ को मैं हाइट में रिप्रेजेंट करूंगा, तो आई राइट इट एज वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया इनटू लेंथ की जगह मैं हाइट लिख दूं, क्लियर। तो यहां से एरिया को सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम अपॉन हाइट। तो ये एरिया की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम, और ये हाइट जो है ये ऊपर चले जाएगा, अपॉन हाइट करेंगे तो। अब ये देखो, Hmm. ये मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, सबने पढ़ा है, Density. तो मास अपॉन Yes, वॉल्यूम। sir. तो लिक्विड के अंदर प्रेशर ये जो m बाई बी है, दैट विल इक्वल्स टू रो जी एंड एच, इसलिए हम लिक्विड के प्रेशर को रो जी एच लिखते हैं। तो लिक्विड के प्रेशर में एरिया का कोई रोल नहीं है, क्लियर। इसलिए आप आदर्श बोला आपने, पिछले सेशन में बोला था कि सर एरिया पे डिपेंड करेगा, नहीं, लिक्विड का प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है। किस पे? एक तो डेप्थ पे, मतलब एच पे, हाइट पे। फॉर्मूले में क्या है? तीन तीन टर्म है, रो जी एच। तो एक तो डेंसिटी पे, ग्रेविटी पे, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है, एक्सटर्नल ड्यू टू ग्रेविटी लिख लो इसको। और किस पे डिपेंड करता है? हाइट पे। तो वही मैंने अभी हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अंदर क्या चीजें बताई, कि ये जो नो मैटर कि उसका एरिया कितना है ना, मैं यही चीज आपको बताने वाला था। लेट्स से मैं एग्जांपल देके एक और चीज आपको समझा देता हूं, कि यहाँ तीन तीन डिफरेंट टाइप के कंटेनर्स थे, ठीक है। एक कंटेनर था ऐसा, थोड़ा एग्जांपल के लिए समझो, सब कुछ क्लैरिटी से समझाऊंगा, उसकी चिंता मत करो। एक कंटेनर था ऐसा, पतला सा, ठीक है, और एक कंटेनर था ऐसा, ठीक है। तीनों में लिक्विड का लेवल इतना ही था जितना मैंने यहां ड्रॉ किया है, सेम हाइट पे लिक्विड का लेवल था, ठीक है। तीनों में सेम लिक्विड भरी हुई थी, ठीक है, सेम लिक्विड थी, सेम हाइट पे था, ठीक है। ये लिक्विड पूरी अंदर भरी हुई है,
ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि लेट्स से यहां प्रेशर है पी ए, इसमें प्रेशर है पी बी, और इसमें प्रेशर है पी सी। तो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के अकॉर्डिंग जो प्रेशर इन ए होगा वो बराबर होगा प्रेशर इन बी के, इक्वल जो होगा। बराबर होगा प्रेशर इन सी के। क्यों भाई, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स ये बोलता है कि प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ तीन चीजों पे लिक्विड का। किस पे? एक तो डेप्थ पे, मतलब एच पे, डेप्थ मतलब वो हाइट, एच वाली हाइट। दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड जिसको रो बोलते हैं। तीसरा एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने यहां बोल दिया कि सेम लिक्विड तीनों में भरा है, मतलब सर रो कांस्टेंट हो गया, हो गया। सेम यस सर। हाइट, एच भी कांस्टेंट हो गया। और यार एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी तो बदल नहीं सकती। तो इसके कांस्टेंट। बॉटम पे लेट्स से ये बॉटम का प्रेशर है, ठीक है, क्योंकि एच हाइट है, ये मान लो ये है, यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, एच है। तो इसके बॉटम ऑफ प्रेशर पे मैं पीए बोलता हूँ, इसका बॉटम का प्रेशर पी बोलता हूँ, इसका बॉटम का प्रेशर पीसी बोलता हूँ। तो तीनों के बॉटम पे इक्वली प्रेशर लग रहा होगा, नो मैटर इनका एरिया डिफरेंट है, कोई पतला है कोई मोटा है ना। लिक्विड का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, लिक्विड का वेट अलग अलग हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? क्यों? लिक्विड का अमाउंट अलग है तो लिक्विड का वेट भले अलग हो सकता है, लेकिन उनका प्रेशर बॉटम पे क्या होगा? सेम होगा। क्यों? क्योंकि सर सेम लिक्विड है, सेम हाइट है। और हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स यही बोलता है कि प्रेशर सिर्फ डिपेंड करता है तीन चीजों की। तो लिक्विड का प्रेशर आज से जब भी होगा तो किससे लिखेंगे? रो जी एच। कहां से आया मैं ये भी बता दूं। क्लियर सबको? क्लियर? लिक्विड के यस। प्रेशर को हमेशा हम रो जी एच के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो यहां कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब लिक्विड का प्रेशर। और हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हम प्रेशर कैलकुलेट करेंगे रेस्ट वाली लिक्विड का, और रेस्ट वाली लिक्विड का हम स्टडी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक, इसलिए मैंने इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोला। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यार आज मेरा पेन भी पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ लिक्विड। आप कितना अमाउंट का लिक्विड भरिए, शेप ऑफ द लिक्विड, पेन लैग हो रहा है पता नहीं क्यों, और किसका? क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये इंपॉर्टेंट बात सबको याद रहेगी, ये इंपॉर्टेंट बात सबको याद रहेगी कि सर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंडिपेंडेंट होता है अमाउंट ऑफ लिक्विड के, कितना भी लिक्विड भरिए, शेप ऑफ द लिक्विड के, लिक्विड का क्या शेप है, ठीक है, और तीसरी चीज क्रॉस सेक्शन एरिया पे, इस पे क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, चलिए, यस सर। ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वाला पार्ट था। ठीक, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट आता है इस चैप्टर के अंदर वो आता है पास्कल्स लॉ। ठीक है, ये सब यहां से इंपॉर्टेंट शुरू हो चुका है, नोट करते जाना सब, नोट नहीं करना है कर रहे हो तो बस समझते जाओ, पीडीएफ क्लास में आपको मिल जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट आता है प्रेशर पास्कल्स लॉ। बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत जल्दी से इसको कवर करूंगा। पास्कल लॉ के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? पास्कल लॉ के अंदर भी हम ये चीजें पढ़ते हैं, क्योंकि क्योंकि अभी हम हाइड्रोस्टैटिक वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, तो अभी फ्लूइड सब रेस्ट पे है, और पास्कल्स लॉ डिफाइन होता है रेस्ट फ्लूइड के लिए। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी फ्लूइड अगर स्टेशनरी है, तो अगर मैं किसी भी लिक्विड के अंदर अगर एक एंड पे जितना प्रेशर लगा रहा हूं, तो वो लिक्विड अगर रेस्ट पे है तो उसके सभी एंड पे, हर कोने पे, हर एरिया पे वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। बस सिंपल सा यही लॉ है पास्कल्स लॉ। ये बोलता है कि लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, तो प्रेशर जो है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर एक पॉइंट पे, है ना। यही पास्कल्स लॉ है। तो इसको थोड़ा सा अगर मैं डेफिनेशन टाइम में लिख लूं तो लिख लो, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। कौन है ये बार बार वीडियो कैमरा ऑन कर रहा है? हु इज दिस? ऑफ करके रखो वीडियो कैमरा, 10 बार तुम लोग बोलना पड़ेगा। पास्कल्स लॉ लिख लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, द प्रेशर at any point inside a liquid at rest is uniformly distributed
इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब हर डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है प्रेशर। ठीक है, यही पास्कल्स लॉ है। ठीक है, मतलब कि अगर लेट्स से मैं बोलूं कि ये एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझ लो। ठीक, और इस कंटेनर के अगर ये पूरी फ्लूइड से भरी हुई कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अगर इस एक पॉइंट पे लेट्स से मैं पी प्रेशर लगाता हूं, ठीक है, तो इस लिक्विड के हर एक डायरेक्शन में ये प्रेशर पी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। मतलब पी एक्स, पी वाई और पी जेड ये बराबर हो जाएंगे पी के। ठीक है, ठीक, यही पास्कल्स लॉ है। जैसे अगर इसका एक और मैं एप्लीकेशन तुमको बताना चाहूं, तो इसको ऐसे नोट कर लो। इसका एप्लीकेशन यूज होता है हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट में। हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट कभी सुने हो नाम? उससे क्या होता है ना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों को लिफ्ट किया जाता है वाटर के हेल्प उठाई से। जाती है। इसका थोड़ा सा मैं सेटअप यस। तुमको बता देता हूँ। होता क्या है हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट में, ये कुछ ऐसी लिफ्ट होती है जिसके अंदर एक साइड क्रॉस जैक को सेक्शन तो नहीं एरिया कहते बहुत सर? पतला होता है ना, और दूसरे साइड क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा चौड़ा रहता है ऐसे। ये सेटअप है हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट का, मैं तुमको बता देता हूँ। है ये सरफेस है, ठीक, यहां से लिक्विड को पूरा भर दिया गया इसके अंदर, इसके अंदर पूरा फ्लूइड भरा हुआ है पूरा यहां तक, ठीक है। होता क्या है कि हम क्या करते हैं ना कि एक कार को यहां हम रख देते हैं लिफ्टिंग के लिए, ठीक। अब सोच लो कि ये काम करता है पूरे का पूरा पास्कल्स लॉ पे। होता क्या है कि जैसे ही हम यहां से प्रेशर लगाते हैं इस क्रॉस सेक्शन एरिया, लेट्स से इसका एरिया है A1, और यहां से यहां तक के एरिया को मैं बोल देता हूँ A2, ठीक है। पहले पॉइंट पे एरिया है A1, दूसरे पॉइंट पे एरिया A2, तो यहां से हम जितना प्रेशर लगाते हैं वही पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इधर। समझ रहे हो? ये होता है तुम्हारा हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स में। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स बोल रहा हूँ, हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट के अंदर ये कंफ्यूजन काम करता है। लेट्स से कि ये जो प्रेशर है, हमने यहां से एक प्रेशर लगाया कुछ फोर्स देके, इसके लिक्विड को दबाया, तो ये लिक्विड दबेगी और ये क्या करेगा, लिक्विड जो है फिर लिक्विड का लेवल ऊपर जाएगा तो गाड़ी को ये लिफ्ट करेगी लिक्विड, है ना। यानी इसके A1 वाले साइड जहां A1 एरिया है, अपोजिट साइड हमने प्रेशर, हमने कुछ फोर्स लगाया, फोर्स से लिक्विड को दबाया, तो ये लिक्विड दब के क्या होता है, इस गाड़ी को लिफ्ट करता है। इसी को हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट बोलते हैं, और ये काम करता है पास्कल्स लॉ पे। कैसे, थोड़ा ये समझो। तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये इतना ऑस्मोटिक प्रेशर, सर इतना ये छोटा ऑस्मोटिक एरिया है प्रेशर में वाली, है ना, इतना छोटा सर ये एरिया है। ऑस्मोटिक प्रेशर वाले टॉपिक पर लिखा हुआ है। क्या बोल रहे हो? ऑस्मोटिक प्रेशर में भी तो सर ऐसा ही डायग्राम कुछ बनता है। किसमें? ऑस्मोटिक प्रेशर में? यस सर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो तुम, नोट। तो मैंने यहाँ लेट्स से ये जो एरिया है ये A1 था, है ना, मैंने एरिया को बता दिया, यहाँ A1 था, ये एरिया था A2, ठीक है। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, लेट्स से यहाँ मैंने F1 फोर्स लगाया, तो ये लिक्विड क्या होगा, नीचे की तरफ दबेगा, जिसकी वजह से फ्लो होके मान लो ऊपर की साइड कितना लगेगा, F2 फोर्स लगेगा, ठीक है। अब पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ का प्रेशर को P1 बोल देता हूँ, और ये जो गाड़ी कार वाले साइड है जहां लिफ्टिंग हो रही है वहां के प्रेशर को P2 बोल देता हूँ, तो पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, P1 इज इक्वल्स टू P2। और P1 को मैं क्या लिख सकता हूं, F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2। यही है पास्कल लॉ, यही आपको याद रखना है। नहीं याद से पास्कल लॉ आएगा, पास्कल का न्यूमेरिकल सिर्फ इसी पे बेस्ड होता है। आपको बोलेगा कि एक साइड फोर्स लगा दिया गया, एक साइड का एरिया ये है, दूसरे साइड का एरिया ये है, तो बता दो दूसरी साइड का फोर्स कितना हुआ। तो आप किससे निकालेंगे, सिंपली F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 से। बहुत सिंपल है, क्लियर। यही पास्कल लॉ आपको याद रखना है। अब इसका एप्लीकेशन हाइड्रोस्टैटिक लिफ्ट में यूज होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फोर्स कैसे एम्पलीफाई होता है। खैर, हालांकि हमारा अभी वो टॉपिक नहीं है, हमको पास्कल लॉ पढ़ना है, तो पास्कल लॉ सिंपली आपको यही याद रखना है कि प्रेशर जो होगा वो ऑल डायरेक्शन में बराबर होगा। कब? जब लिक्विड रेस्ट पे हो। स्टेशनरी फ्लूइड के लिए पास्कल्स लॉ वैलिड होता है, क्लियर। इसलिए P1 इज इक्वल टू P2 हो गया। तो अगर पहले साइड के एरिया पे मैंने फोर्स लगाया F1, एरिया है A1,
दूसरी साइड का एरिया A2, तो जो फोर्स लिक्विड लगा रही है नीचे से ऊपर वो है अगर F2, तो F1/A1 इज इक्वल्स टू F2/A2 हो जाएगा। इसी को पास्कल्स लॉ बोलते हैं। क्लियर हो गया सबको? Yes, sir. याद रहेगा पास्कल्स लॉ? चलिए यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बायोएंसी। बायोएंसी सबने पढ़ा है? बायोएंसी से पहले बायोएंसी के अंदर ही पढ़ा देता हूँ बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स देखो, बहुत सिंपल सी चीज है। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं, है ना, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, लेट्स से कि ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया, लिक्विड फ्लूइड भर दिया और मैंने बाहर से एक बॉल को इसके अंदर डाल दी, है ना। तो जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर सबमर्ज करते हैं तो बॉल पे नीचे के साइड ग्रेविटी वाला फोर्स mg तो लग ही रहा होता है, साथ में उस बॉल को एक फोर्स, लिक्विड भी एक फोर्स से ऊपर की तरफ पुश कर रहा होता है, और उस फोर्स को हम बोलते हैं बायोंट फोर्स। या फिर बायोंट फोर्स को बोला जाता है अपथ्रस्ट। तो बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट या फिर इस पूरे फिनोमेना को बायोवेंसी बोला जाता है। इस पूरे फिनोमेना को बायोवेंसी बोला जाता है। तो नोट कर लो, इट इज दी अपथ्रस्ट फोर्स exerted, एक सेकेंड, it is the upthrust force by the liquid exerted by the liquid in upward direction when an object is partially and fully immersed। पार्शियली का मतलब समझते हो ना, आधा या फिर पूरा। आधा या फिर पूरा अगर वो लिक्विड के अंदर डूबा हुआ हो, तो जो जो भी अपवर्ड फोर्स उस पर लग रहा होता है, लिक्विड जो है वो क्या करता है, नीचे अर्थ अपनी mg फोर्स तो लगाई रही होती है सरफेस से, साथ में लिक्विड जो है वो क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट को अपने से ऊपर फोर्स, एक फोर्स से फेंकता है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। यानी ऊपर के डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रही होती है, उसी को बायोंट फोर्स या अपथ्रस्ट बोला जाता है। अब इसी पे बेस्ड आर्किमिडीज का एक प्रिंसिपल है, तो लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत आसान है, ठीक है, बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल है आर्किमिडीज का। कहा जाता है कि ये जब नहा रहे थे ना अपने बाथ टब में, तब ये सडनली इस चीज को डिस्कवर किए थे, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंपल सी एक बात बोलता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लिक्विड के अंदर पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करते हैं, तो जो उस पे बायोंट फोर्स लग रहा होता है वो बराबर होता है उसके वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के। मतलब वही सेम एग्जांपल कि अगर मैं एक कंटेनर ले लूं, ठीक है, और लेट्स से ये पानी का लेवल है, इसके अंदर मैं ये ऑब्जेक्ट को डाल दिया अगर, ठीक है, मान लो मैं यहाँ फुल्ली, इस केस में ऑब्जेक्ट फुल्ली इमर्स्ड है, तो इस ऑब्जेक्ट पे नीचे जो वेट लग रहा होगा ना, नीचे जो वेट लग रहा होगा ना, और ये जो लिक्विड जो है, जो इस पे ऊपर के साइड एक बायोंसी फोर्स लगा रही है जिसको मैं एफ बी बोल देता हूँ। एफ बी क्या है, बायोंट फोर्स है। तो जो बायोंट फोर्स होगा ना वो बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से जो बायोंट फोर्स है वो इक्वल होता है वेट के। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। अब ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब क्या है मैं समझाऊंगा अभी, देखो। डिस्प्लेस्ड तो मैं एफ बी बोल देता हूँ, एफ बी स्मॉल में, ठीक। तो यहां लिख लो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज। मैंने रिजल्ट पहले लिखवा दिया, बाद में थ्योरी लिखवा रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड, इमर्ज मतलब डूबा हुआ, पार्शियली और फुल्ली इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है।
द बायोंट फोर्स is equals to the weight of the liquid displaced। यहां से सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, यहां से सवाल पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल वाले सवाल। अब देखो मैंने क्या बताया, लेट्स से मैं बायोंट फोर्स को एफ बी बोलता हूं, तो एफ बी विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सॉरी, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, एक सेकेंड, यस, ठीक है, ये बेसिक आर्किमिडीज प्रिंसिपल था। ठीक, अब वेट ऑफ द लिक्विड को क्या लिख सकते हैं, वेट क्या होता है, mg, mg। आपने यस पढ़ा सर। है। तो वेट ऑफ द लिक्विड यस सर। डिस्प्लेस को मैं क्या लिख सकता हूं, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, है ना। ये यस मास सर। पूरा मास नहीं है, ये मास वो है जितने जितने मास से लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया है, इसलिए ये शब्द बहुत जरूरी है, लिक्विड डिस्प्लेस। इसलिए मैंने देखो एम एल डी लिखा, एम एल डी का मतलब मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, यही, ये तो क्लियर हो गया ना। तो यस सर। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमको याद रखना है इसके अंदर, कि जो भी बायोंट फोर्स होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के। और वेट ऑफ वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को हम क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस अपॉन ग्रेविटी। अब मैं तुमसे एक और सवाल ये करना चाहता हूँ कि ये बताओ कि मैं दो केस यहाँ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। एक तो जिसमें एक बॉल है जिसका वॉल्यूम वी है, ठीक है, उसका आधा हिस्सा सिर्फ डूबा हुआ है, आधा हिस्सा ऊपर है, इस बॉल का वॉल्यूम वी है, ठीक है। और एक केस मैं डिस्कस करता हूँ, ये हमारी लिक्विड है, इसके अंदर पूरा बॉल डूबा हुआ है जिसका वॉल्यूम वी है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल है वी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल है वी, और एक वॉल्यूम और है जिसमें आधा हिस्सा डूबा हुआ है, ठीक है, यानी यहाँ v बाई टू वॉल्यूम डूबा हुआ है। ठीक, मेरी आवाज आ रही है, यस सर। सबको मेरी आवाज आ रही है। यस सर। यस अब सर। देखो, अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है, जैसे बायोंट फोर्स हमारा दिया हुआ है कि मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी, ठीक है। अब देखो बायोंट फोर्स को एक और टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है, ये चीज को भी थोड़ा सा आप नोट कर लो, यहाँ नोट में करके लिख लो। बायोंट फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो एल, मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और ग्रेविटी। कैसे, रो इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो अगर मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस है, तो मैं इस मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस को चेंज करके लिख सकता हूं डेंसिटी ऑफ द लिक्विड अपॉन वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। ये तो क्लियर है। अब मैं इस सवाल का तुमसे आंसर पूछता हूं, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। अब ये बताओ, अगर मेरे को इन दोनों में आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायोंट फोर्स लिखना हो, तो केस वन के लिए बायोंट फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। सर रोएल v/2g। यस, यही मैं तुमको समझाने वाला था, रो एल, और ये हो जाएगा, v/2। अगर वॉल्यूम टोटल भी है और डूबा हुआ हिस्सा सिर्फ v बाई टू है, तो आप v वॉल्यूम को कंसिडर नहीं करेंगे, आप v बाई टू वॉल्यूम कंसिडर करेंगे। क्यों, क्योंकि सिर्फ v बाई टू वाला हिस्सा ही लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए मैंने लिक्विड बार बार डिस्प्लेस कर रहा है। इसलिए मैंने तुमको बार बार पीछे समझाया कि ये लिक्विड डिस्प्लेस वाला जो शब्द है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मत लिख देना। सर सर लिक्विड डिस्प्लेस मतलब वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस का पानी के मतलब कि, अंदर डूब रहा है। हाँ, जो चीज पानी में डूब रहा है तो पानी को अपने जगह से कितना डिस्प्लेस कर रहा है, कितना खाली कर रहा है, कितना हटा रहा है, क्योंकि वो जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पानी के अंदर जाएगा तो वो कुछ स्पेस, कुछ एरिया को लेगा पानी के अंदर, यस सर। वो क्या करेगा, उस जगह से लिक्विड को हटा देता है वो, इसलिए हम लिखते हैं लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो क्योंकि यहाँ लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा था सिर्फ आधे वॉल्यूम की वजह से, तो इसलिए मैं लिखूंगा v बाई टू
ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। तो ये फर्स्ट केस में बायोट फोर्स हो जाएगा। लेकिन सेकंड केस में तो सर पूरा ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी v था और पूरा वॉल्यूम भी डूबा हुआ है, तो सेकंड केस में आर्किमिडीज प्रिंसिपल प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मैं बायोट फोर्स निकालना चाहूंगा तो मैं कितना लिख सकता हूँ, रो एल और वी एल डी डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई बाई ग्रेविटी। यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो इसके अंदर मैंने दो केसेस डिस्कस कर दिए जहां से सवाल पूछ जाते हैं। वो कई बार आधा हिस्सा दे देता है, कई बार क्या करते थे ना, सवाल आता है कई बार एक स्क्वायर का प्लेट है और इस स्क्वायर का प्लेट का वॉल्यूम भी है और इसका आधा हिस्सा डूबा हुआ है, तो बायोट फोर्स कैलकुलेट करो। ठीक है, तो कई बार सवाल आते हैं, इसलिए मैं तुमको बता दिया कि डायरेक्टली क्या चीज तुमको याद रखनी है। तो आधा हिस्सा मतलब v/2 वॉल्यूम। ठीक, 1/3 बोलेगा तो v/3 कर दोगे। ठीक, वो सवाल बना यस सर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे यहाँ से सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल सा है। ये पूरा चैप्टर बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें इसके अंदर है। बस एक बार देख लोगे ना तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बस वन शॉट देखने की रिक्वायरमेंट है, नहीं भी पढ़ोगे तो ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर इतनी सिंपल सिंपल चीज है। ठीक, तो ये तुम्हारी बायोएनसी आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसके अंदर मैंने दो केस डिस्कस किए, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में वॉल्यूम आधा था इसलिए v/2 LD हो जाएगा। सेकंड केस में वॉल्यूम पूरा डिस्प्लेस हुआ इसलिए VLD हो जाएगा। ठीक है, और कहां से रो एल VLD लिखा हूं, समझ आया? रो इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, क्योंकि मास मास और लिक्विड डिस्प्लेस लिख रहा है इसलिए हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। इसलिए VB क्या हो जाएगा, रो एल VLD लिखो, VDL लिखो, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। क्लियर? तो ये यस सर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल है जहां से सवाल पूछे जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है जहां से कई बार और सवाल पूछे गए हैं, वो है तुम्हारा एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट। एपरेंट वेट, ठीक है। एपरेंट वेट क्या है ये देखो, लेट्स से कि ये कंटेनर है, ठीक, और इस कंटेनर में इतना लेवल तक का लिक्विड भरा है जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को मैंने डिप कर दिया है। ठीक है, अब ये बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो सर नीचे लग रहा है जो है इसका वेट वाला, है ना, यस सर। और एक सर इसके ऊपर लग रहा है, कौन सा, बायोट फोर्स, क्योंकि लिक्विड लगाती है। ये दो फोर्सेस लग रहे हैं। तो यस एपरेंट वेट सर। जानते हो क्या बोलता है? किसी भी बॉडी का एपरेंट वेट तब बोलते हैं ना जब हम क्या करेंगे, उसके एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस कर देते हैं, या एक्चुअल वेट में से अगर मैं बायोट फोर्स को माइनस कर दूं तो जो वेट होता है उसी को एपरेंट वेट बोला जाता है। तो एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी क्या है, डिफरेंस है किसी के बीच का, उसके एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। W एपरेंट माइनस वेट क्या है, FP। एक्चुअल वेट में से अपथ्रस्ट को माइनस। माइनस कर दो। अरे अपथ्रस्ट को ही तो बायोट फोर्स बोलते हैं यार। यस सर। यानी एपरेंट वेट क्या हो जाएगा, W माइनस FB, W माइनस माइनस FP। FB। वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी WB, इसको लिख लो वेट ऑफ द बॉडी, और ये FB क्या है, बायोट फोर्स है। ये बायोट फोर्स ऑफ द बॉडी मत लिख देना, बायोट फोर्स है। ये वेट ऑफ द बॉडी लिख देता हूं मैं, और ये बायोट फोर्स है। ठीक है, तो वेट क्या यस होता है, सर। mg होता है। mg। अब वेट ऑफ द बॉडी है तो क्या मैं mg को m इज इक्वल्स टू क्या है, रो इंटू वी लिख दूं, जैसे हमने पीछे देखा था, v रो इक्वल्स टू क्या होता है, m/v। तो m इज इक्वल्स टू रो इंटू वी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ द, ऐसे लिख लो, इसको ऐसे लिख लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट का मैं वेट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो इसको ऐसे लिख लो कि डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी। WB को ऐसे लिखा जा सकता है। और यस बायोट फोर्स क्या होता है, FB, हमने पीछे देखा, लिक्विड की डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस और ग्रेविटी। सर। ग्रेविटी। तो अगर मैं क्या करता हूं, रो V, है ना, और VB और G माइनस रो L VLD और G करता हूं, तो इसी को हम एपरेंट वेट AP बोलते हैं। क्लियर? यस सर। यानी वेट जो होगा वो यहां हम डिफाइन करेंगे लिक्विड के टर्म में, इसलिए मैंने वेट को भी क्या किया, mg को मैंने बदल के किस में लिखा, रो बी मतलब कि बॉडी की डेंसिटी, VB मतलब बॉडी का वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और बायोट फोर्स क्या होता है,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को बोलते हैं एपरेंट वेट, है ना। अब कई बार आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो ना, इसीलिए क्या करता है ना कि ये जो रो बी है ना, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी है, इसको रो लिख देता है, और ये जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपने इस बुक के अंदर कभी इस फॉर्मूला को देखोगे ना, तो वो ऐसे लिखा होगा, रो ये क्या है, बॉडी की वॉल्यूम बी डी वी बी, और जी माइनस इसको कर देता है सिग्मा, इसको कर देता है वी एल डी, ये जी। तो ऐसे भी लिखा होता है कई बार। तो कहीं सिग्मा हो तो कंफ्यूज मत होना, सिग्मा मतलब डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, सिग्मा मतलब लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा लिख देते हैं। और रो क्या है यहाँ, बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। बॉडी की डेंसिटी। यस सर। क्लियर। तो एपरेंट वेट हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वेट माइनस अप थ्रस्ट। क्लियर हो गया सबको, एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट, एपरेंट वेट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। यस सर। तो यहाँ खत्म होता है तुम्हारा पहला वाला पार्ट। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट है, पहला वाला पार्ट खत्म हो गया जिसके अंदर हमने हाइड्रोस्टैटिक वाली बातें कर ली पूरी। ठीक है, 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं भी पानी पी लूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो ये एक्चुअल था हमारा अभी पहला पार्ट। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पार्ट शुरू होता है इस चैप्टर के अंदर। अब हम हाइड्रो स्टैटिक वाले हट के हाइड्रो डायनेमिक्स में शिफ्ट होंगे। अभी तक फ्लूइड सारे रेस्ट में चल रहे थे, अब जो है अब फ्लूइड का मोशन भी शुरू होगा। तो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है, होता है फ्लोटेशन। ठीक है, बेसिकली फ्लोटेशन के अंदर हम कुछ 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ से फ्लोटेशन वाले ये वाले पार्ट से थ्योरी के सवाल थोड़े बनते हैं कि अगर कोई बॉडी है ना, वो सिंक कर रही है, जो फ्लोट कर रही है, तो क्या केसेस होते हैं। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। मैं 3 केसेस यहाँ आपको डिस्कस कराना चाहता हूँ। लेट्स से कि ये एक थोड़ा सा लंबा सा कंटेनर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, और इस पूरे कंटेनर में मैंने लिक्विड भर दी, इस पूरे कंटेनर के अंदर मैं लिक्विड फिल कर दिया हूँ। ठीक है, और 3 केसेस में बारी बारी से डिस्कस करूंगा बाय पार्ट करके। तो मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, एक केस में क्या है कि एक स्क्वायर शेप्ड की बॉडी है जिसका आधा हिस्सा डूबा हुआ है। ठीक है, एक केस में बॉडी जो है वो फ्लोट कर रहा है। ठीक है, और एक और केस लूंगा जिसमें बॉडी जो है वो, ये तीनों केस में तुम शॉर्ट एंड कंसाइज, क्योंकि वन शॉट है ये, इसलिए मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा, शॉर्ट एंड कंसाइज में तुमको समझा देता हूँ फ्लोटेशन का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 3 केसेस हैं। दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 2 एंड केस नंबर 3। ठीक, अब जब भी हम क्या बोलते हैं कि कोई बॉडी जो है ना, जिसका जो पार्शली सबमर्ज्ड है ना, जिसका आधा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, तो अब ये बताओ, अगर वॉल्यूम वी है, यहाँ वॉल्यूम वी है और इनका वॉल्यूम वी है, तीनों का वॉल्यूम वी है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ केस फर्स्ट में कि ये जो तुम्हारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग जो बायोन्ट फोर्स होता है वो वेट ऑफ लिक्विड स्पेस के बराबर होता है। तो यस सर। फर्स्ट केस में अगर मैं बायोन्ट फोर्स लिखने चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, बायोन्ट फोर्स लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, और क्या होता है, ग्रेविटी। इनटू जी। इसमें वॉल्यूम जो है वो आधा सबमर्ज्ड है, तो मैं इसको V/2 लिख दूं। यस सर। वेट क्या हो जाएगा, वेट वाला, एम वेट वाला क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी और पी वॉल्यूम ऑफ ऑफ बॉडी, बॉडी, वॉल्यूम ऑफ बॉडी और यहाँ इनटू क्या होगा, जी। जी। अब जी। यहाँ तो ये तो बॉडी की वॉल्यूम है, तो बॉडी की पूरी वॉल्यूम तो V है, तो इसलिए हम V इसको लेके चल रहे हैं। तो पहले केस में ये चीजें होंगी होंगी। यस अब मैं सर। लेट्स से कि ये जो सिग्मा है, सॉरी जो रो एल है, इसको मैं सिग्मा लिख सकता हूँ। ये क्या है, यस सर। इज इक्वल्स टू एंटी। रो बी, वॉल्यूम बी डिवाइडेड बाई जी। अब देखो, ये वॉल्यूम से वॉल्यूम वाला टर्म कट गया, जी से जी वाला टर्म कट गया, कट गया। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 रो हो जाएगा। यस सर। सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी, और रो क्या है, रो बी, बॉडी का बॉडी की डेंसिटी। डेंसिटी। तो मैं यहां से ये बोलता हूं कि जब भी लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है,
है ना। मतलब यहां भी फ्लोट कर रहा है और यहां भी फ्लोट कर रहा है, बस यहां सिंक है। ये दोनों केस में तो फ्लोटिंग हो रही है ना। यस सर। सिंक कहां हुआ है? जब सरफेस बॉटम पे चला गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि जब भी क्या हो कि लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाती है, तब तक बॉडी फ्लोट करता है। याद रहेगा ये केस? याद यस रहेगा ये सर। केस? जब भी लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा होगा, मतलब बॉडी फ्लोट कर रही होगी। ठीक है। और बॉडी फ्लोट के अंदर क्या है, याद रखना हमेशा, क्या होगा? हाफ सबमर्ज होगा, मतलब पार्शियली सबमर्ज होगा। पार्शियली सबमर्ज होगा। सिमिलरली अब अगर सेकंड केस के लिए मैं वही कैलकुलेट करूं, एक तो बायोन्ट फोर्स और दूसरा वेट, तो इस बार बायोन्ट फोर्स क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इस बार v हो जाएगा, याद है? क्योंकि पूरा वॉल्यूम डूबा हुआ है, इज इक्वल्स टू वेट क्या हो जाएगा? रो बी, वी बी और जी। से काट दो, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, जी से जी कट गया, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड को सिग्मा लिख सकता हूं। तो सिग्मा है वो बॉडी के डेंसिटी के बराबर हो गई। तो अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड बराबर हो जाए किसके? डेंसिटी ऑफ बॉडी बॉडी के। या फिर ऑब्जेक्ट के, इस केस तक भी बॉडी क्या करती है? फ्लोट कर रही होती है। लेकिन इसमें क्या पहचानेंगे कि बॉडी फुल्ली सबमर्ज्ड है। बेसिकली ये तीन केस ही आपको याद रखने होते हैं फ्लोटेशन के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूं थर्ड केस में, तो थर्ड केस को मैं यहां डिस्कस कर देता हूं। इसमें बायोन्ट फोर्स बराबर है वही वेट के, क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है कि बायोन्ट फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। सिमिलरली अब अगर मैं यहां लिखूंगा तो थोड़ा ध्यान देना, इस केस में भी वॉल्यूम पूरा डिस्प्लेस हुआ है ऑलरेडी, यस और सर। वेट ऑफ द लिक्विड जो है वो पूरा कहाँ डिस्प्लेस हुआ है। मतलब इसमें क्या था कि इसमें डेंसिटी तुम्हारा ज्यादा था लिक्विड का, इसमें क्या था तुम्हारे वाले सेकंड वाले केस में कि डेंसिटी दोनों बराबर थी। ठीक है। अब इस केस में जरा ध्यान दो। अब थर्ड वाले केस में क्या होगा कि बायोन्ट फोर्स बराबर होगा किसके? तुम्हारे ये वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस के। ऑफ द अब लिक्विड ये डिस्प्लेस। केस में ये केस में तुमको ये चीजें पता है कि पानी की जो डेंसिटी, मतलब जो लिक्विड की डेंसिटी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है ना, वो क्या होता है? वो जब भी अगर कोई चीजें डूबती है, इसका मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा भारी है। और यस भारी होने सर। की वजह से जाहिर सी बात है, अगर ये ऑब्जेक्ट सॉलिड है, तो क्या बॉडी की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा रहेगी इस केस में? रहेगी सर, तभी तो डूब जाएगी। तभी वो चीजें डूब करेगी। मतलब सिंक होने का, अगर कोई चीजें सिंक हो रही है तो उसके पीछे का रीजन यही है कि ऑब्जेक्ट बहुत मच मच ग्रेटर हो गया एज कंपेयर टू लिक्विड, है ना। क्योंकि ऑब्जेक्ट भारी था, जिसकी वजह से क्या होगा, वो ज्यादा डेंसर होंगे। सॉलिड पार्टिकल सॉलिड लिक्विड से ज्यादा डेंसर होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स क्या होते हैं? क्लोज क्लोज होते हैं। तो यस सर। इस केस में हमेशा क्या होगा, जो भी तुम्हारा वेट ऑफ द बॉडी होगा वो बायोन्ड फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। जिसकी वजह से अगर मैं यहां कैलकुलेट करता हूं, तो वेट जो है इसके अंदर क्या होगा, ये तुम्हारी जो डेंसिटी ऑफ बॉडी है वो सिग्मा से ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हो जाएगी सर। बायोन्ड फोर्स लिक्विड के वजह से आता है, और लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा लिखा जाता है, और वेट की डेंसिटी को, बॉडी की डेंसिटी को रो भी लिखा जाता है। तो यहां साफ साफ मुझे ये पता लग रहा है कि अगर बॉडी डूब गई है, केस नंबर 3, तो इसका मतलब कि जो डेंसिटी है बॉडी की वो मच मच ग्रेटर हो गई है किससे? पानी से। जिसकी वजह से रो बी की वैल्यू यहां सिग्मा से ज्यादा हो जाएगी। यानी इसमें 50% बॉडी डूबी हुई थी, इसके अंदर 100% बॉडी, मतलब बॉडी का सबमर्जन 100% था। लेकिन केस कौन सा था? फ्लोटिंग वाला था। तो यहां केस देखो क्या था, यहां डेंसिटी जो था पानी का वो बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा था, मतलब 2 टाइम्स था, मतलब ग्रेटर था। 2 टाइम्स का मतलब ज्यादा है ना। यस सर। यहां बराबर हो गया। और थर्ड केस में उल्टा हो गया, क्यों? क्योंकि बॉडी अगर डूब गई, बॉडी की का मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो गई है एज कंपेयर टू लिक्विड की डेंसिटी। लिक। तो ये बहुत क्लियर केस है कि इसके अंदर हमेशा जो तुम्हारा रो बी होगा, रो मतलब डेंसिटी ऑफ द बॉडी, वो मच मच ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये तीन केसेस में कई बार ये पूछ दिया जाता है कि अगर बताओ
कि सिग्मा जो है वो 2 टाइम्स हो गया तुम्हारा रो बी के, अगर सिग्मा बराबर हो गया रो बी के, या फिर सिग्मा जो है वो छोटा हो गया रो बी से। तो ये कौन कौन से केसेस के अंदर आता है? तो याद रखिएगा, 2 केसेस में फ्लोटिंग होती है और थर्ड वाले में सिंक होता है। क्लियर? सिंक होता है। यस सर। किसी को दिक्कत है? सबको समझ आ गया? यस सर। सबको समझ आया? और किसी को यस दिक्कत? सर। यस सर। Okay. और लोग तो नीचे रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। जल्दी आंसर। ओह, आपको दिक्कत है, आप बता रहे थे कि फिजिक्स नहीं समझ आती है। जो दिक्कत है नहीं ना? नो चलिए सर। 1 सेकंड रुकिए, संदीप सर का कॉल आ रहा है। चलिए, तो ये फ्लोटेशन वाला पार्ट था, ठीक है, जिसके अंदर हम फ्लोट और सिंक का केस पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर अगर थ्योरी पोर्शन सवाल पूछा जाता है तो आप इसको याद रख सकते हैं। तीनों केसेस याद रखिएगा, ठीक है? मैंने आपको एक चीज समझा दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये बहुत सिंपल सा इक्वेशन होता है और इससे भी न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं। कंटिन्यूटी इक्वेशन से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है? चिंता मत करिए, जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एक बार न्यूमेरिकल सेशन लेके बता दूंगा कि यस जो मैंने पढ़ाया है वो एग्जाम में आ भी रहा है या नहीं। मैं ऐसे ही बस बोल रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा न्यूमेरिकल सेशन इससे, ठीक? कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलती है? देखो, किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, बहुत सिंपल सा इक्वेशन है, किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू, लेट्स से मैंने एक पाइप ले ली, मैंने एक पाइप एज्यूम कर ली, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से, ठीक है, लेट्स से मैंने एक ऐसी पाइप एज्यूम कर ली, ठीक है, ठीक, और ये वाला पहला पोर्शन हो जाएगा पाइप का, ये दूसरा पोर्शन हो जाएगा पाइप का, और इस पाइप के थ्रू फ्लूइड बाहर जा रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, ठीक है? ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल बनाए जाते हैं इससे। यहां से दो क्रॉस सेक्शन में डिफाइन करती है। ये क्रॉस सेक्शन को मैंने, इस क्रॉस सेक्शन के एरिया को A1 बोल दिया, दूसरे वाले एरिया को A2 बोल दिया, ठीक है? तो कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोलता है? कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से वो बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि जितना मास ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड इंटर हो रहा है उतना ही मास ऑफ द लिक्विड पर सेकेंड बाहर जा रहा होगा। मतलब लिक्विड का मास कंजर्व, मास फ्लो रेट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। इसको भी क्या बोलते हैं? मास फ्लो। फ्लो। तो जितना मास फ्लो रेट अंदर आ रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस, उतना ही मास फ्लो रेट बाहर जा रहा होगा किसी भी क्रॉस सेक्शन के क्रॉस। और कंटिन्यूटी इक्वेशन को दिया जाता है, यहाँ एरिया A1 है, यहाँ एरिया A2 है। लेट्स से पहले वाले क्रॉस सेक्शन पे पानी की वेलोसिटी V1 है, दूसरे वाले क्रॉस सेक्शन पानी की वेलोसिटी V2 है। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि A1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू A2 इंटू V2। बस, जितना मास फ्लो पर सेकेंड अंदर आ रहा है उतना ही मास फ्लो पर सेकेंड बाहर जा रहा है। बाहर। मतलब मास फ्लो रेट कंजर्व्ड होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन के अंदर, इसलिए इसको बोला जाता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको? कंटिन्यूटी इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है? यानी मास फ्लो रेट इज कंजर्व्ड। लेकिन इसके अंदर सिर्फ यही केस नहीं है। असल में अगर कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें तो कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है रो 1 A1 V1 इज इक्वल्स टू रो 2 A2 V2। एक्चुअल में कंटिन्यूटी इक्वेशन ये है, ठीक है? लेकिन हम बहुत सारे केसेस में A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 के लिए यूज करते हैं, और ये याद रखिएगा क्योंकि ये इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए ट्रू है, और आपके सिलेबस में मेजरली इनकंप्रेसिबल फ्लूइड ही है, इसलिए आप A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 को पढ़ते हैं। इनकंप्रेसिबल फ्लूइड का मतलब जानते हो क्या होता है? जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट हो, जिसे दबाया नहीं जा सकता। है ना? जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है उसको हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। अब बताओ, डेंसिटी कांस्टेंट हो गई मतलब सर रो 1 और रो 2 ये दोनों रो के बराबर हो गए, तो रो से यस रो सर। कट जाएगा ना इधर, तो A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2 आएगा। तो एक्चुअल में कंटिन्यूटी इक्वेशन देखें तो ट्रू कंटिन्यूटी इक्वेशन है रो 1 A1 V1 इज इक्वल्स टू रो 2 A2 V2। लेकिन
क्योंकि हम तो मेजरली कौन पूरे चैप्टर में इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के बारे में पढ़ते हैं, और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड वही फ्लूइड होती है जिसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो अगर मैं रो 1 बराबर रो 2 और ये इसको मैं रो मान लूं, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, तो रो 1 की जगह मैं रो पुट कर दूंगा A1 B1, रो 2 की जगह भी क्या हो जाएगा, रो A2 B2। तो ये रो से रो कट गया, तो A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 B2। ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन का ही केस है, लेकिन ये केस कब वैलिड होगा, जब फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल होगा। अगर गलती से कंप्रेसिबल फ्लूइड का सवाल आ गया, तो आप फिर क्या करेंगे, रो 1 A1 B1 इज इक्वल्स टू रो 2 A2 B2 लगाएंगे। समझ रहे हो? यस सर। तो यस ये सर। याद रखोगे कि रो 1 A1 B1 इक्वल्स टू रो 2 A2 B2, इसी को क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यही कंटिन्यूटी इक्वेशन है। याद, मेजरली याद क्या रखना है आपको, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। क्यों? क्योंकि सर हमारे सिलेबस में मैक्सिमम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मैक्सिमम क्या, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के ही सवाल आते हैं। किसके सवाल आते हैं, इनकम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल। फ्लूइड के सवाल आते हैं। ठीक है? यस यस सर। सर। किसी को दिक्कत है कि सर यहाँ कैसे यहाँ कैसे आया ये रो 1 A1 B1, तो बाओ वो भी समझा दूं, समझना है। अरे मास फ्लो पर रेट यार, देखो मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। लिख सकते हो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस लेट्स से सर। यहाँ मास जो है, मास फ्लो पर सेकेंड, यहाँ M1 है, यहाँ M2 है। क्योंकि मास फ्लो पर सेकेंड पूरे पूरे रास्ते कांस्टेंट रहता है। तो अब ये देख लो, अगर मैं M1 की लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रो 1 B1। रो M2 के वन लिख बी सकता वन हूँ रो 2 B2। हाँ मैं तुमको समझा देता हूँ कि सर आपने कंटिन्यूटी इक्वेशन कैसे लिख दी। कंटिन्यूटी इवन इक्वेशन के नहीं हिसाब दिया से उसका तो। मास फ्लो पर सेकंड इज इक्वल्स टू, ये बराबर होगा, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है M1 अपॉन M1 मास पर सेकंड इक्वल्स टू M2 मास पर सेकंड। जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर जा रहा है। ठीक है, तो लेट्स से अंदर आने वाला M1 है, बाहर जाने वाला M2 है। और मैं तुमको ये बताया हूं कि M इज इक्वल्स टू रो भी होता है। तो M1 क्या हो जाएगा, रो 1 V1 पर सेकंड इज इक्वल्स टू रो 2 V2 पर सेकंड, है ना। अब ये बताओ कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है। तो वॉल्यूम को क्या खोल के लिख सकता हूँ, A1 इंटू L1 पर सेकेंड इज इक्वल्स टू A2 × L2। पर सेकेंड। अब ये बताओ L क्या है, लेंथ है। लेंथ मतलब क्या, डिस्टेंस। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। तो L1/S वेलोसिटी। हूँ, रो 1 A1, L1/S को मैं V1 लिख दूं, वेलोसिटी एट फर्स्ट पॉइंट। रो 2 A2, और ये L2/S को मैं क्या लिख दूं, V2। आ तो गया B2। यार कंटिन्यूटी इक्वेशन, आ तो गया कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो बहुत डीप डाइविंग देखोगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यहां से जुड़ा हुआ है ना। बहुत डीप डाइव देखोगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन जुड़ा हुआ है किससे, हमारे मास फ्लो पर रेट से ही। इसलिए उसने क्या बोला कि मास फ्लो पर सेकंड जितना इंटर हो रहा है, जिसको मत बोलते हैं मास फ्लो रेट, तो मास फ्लो रेट जितना इंटर हो रहा है उतना बाहर जा रहा है। तो इस हिसाब से कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से क्या होगी, रो 1 A1 B1 इक्वल्स टू रो 2 A2 B2। और अगर मैं बोल दूं कि सर जी लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है, तब क्या A2 B2 होगा, इक्वल टू A1। रो 1 A1 इक्वल्स टू B1। रो 2 इक्वल्स टू रो, तो क्या हो जाएगा, रो A1 B1 इज इक्वल्स टू रो A2 B2। रो से रो कट गया, A1 B1 इक्वल्स टू A2 B2। अगर किसी को दिक्कत है कि सर रो से रो कैसे काट दे रहे हैं, तो मैंने तुमको बताया तो कि इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहेगी। चाहे पहला क्रॉस सेक्शन लो चाहे दूसरा क्रॉस सेक्शन लो, दोनों क्रॉस सेक्शन में डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी। मतलब रो 1 और रो 2 दोनों बराबर हो जाएंगे रो के। इसलिए मैंने रो 1 की जगह भी रो पुट कर दिया, रो 2 की जगह भी रो पुट कर दिया। दोनों साइड से रो रो काट दो, तो A1 B1 A2 B2। यानी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए केस कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या हो जाती है, A1 B1 इज इक्वल्स टू A2 × V2। क्लियर? यस सर। और बहुत सारे फार्मूले में यूज होता है, A1/A2 इज इक्वल्स टू V2/V1। ये भी याद रख सकते हो, ये भी कंटिन्यूटी इक्वेशन ही है। बस इधर उधर फेर बदल कर दो उसको, बस इधर उधर फेर बदल कर दोगे तो A1/A2 इज इक्वल्स टू V2/V1 हो जाएगा। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से यहाँ एक छोटा सा डेफिनेशन लिख लो इसके अंदर। ठीक है, कि मोस्ट ऑफ द गैसेस
या फिर लिक्विड, गैसेस के लिए भी ट्रू होता है ये, ठीक है, आर इजिली कंप्रेसिबल, ठीक है, देयरफॉर इनकी डेंसिटी कांस्टेंट तो नहीं होती है, देयरफॉर द डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो इस केस में क्या लिखते हैं, रो 1 A1 V1 इक्वल्स टू रो 2 A2 V2, और फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मैंने यहां लिखवा दिया है। क्लियर। और कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है ये भी लिखोगे या फिर रहने दे, बताओ। कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखवा दे या फिर समझ गए हो, नोट सर करा दे समझ कंटिन्यूटी गए। इक्वेशन का थ्योरी। अब तो समझिएगा यार, अब तो डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो यस सर। अंदर लिखवाएगा, समझना मेन इंपॉर्टेंट था। समझ गए यस सर। कंटिन्यूटी इक्वेशन। बस ये याद यस रखना सर। कि अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड होगी तो रो 1 A1 V1 याद करेंगे, और इनकम्प्रेसिबल होगी तो A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2 याद करेंगे, नोट करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये थी कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब आती है बर्नौलीज थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बर्नौलीज थ्योरम क्या कहता है, बर्नौलीज थ्योरम थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि बहुत इसको ना, सबसे पहले तो मैं बर्नौलीज थ्योरम के बारे में कुछ चीजें लिख लो, क्योंकि लिखनी जरूरी है इसके अंदर। क्या होता है बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम यही बोलता है कि जो टोटल एनर्जी है ना, फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड जो स्टेडी फ्लो करता है किसी पाइप के थ्रू, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द फ्लो। अब ऐसे बोल दूं तो समझ ही नहीं आएगा, ठीक है। सिंपल चीज मैं तोड़ तोड़ के थोड़ा समझाता हूं तुमको, बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है। बर्नौली थ्योरम के हिसाब से जो टोटल एनर्जी होती है, किसकी कंडीशन है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की, किसकी कंडीशन, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस और स्टेडी फ्लो, है ना। इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लूइड की जो टोटल एनर्जी होती है ना, थ्रू आउट अ क्रॉस सेक्शन, वो यूनिफॉर्म रहती है। मतलब अगर बर्नौलीज थ्योरम को लिखे पूरा तो क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, तोड़ तोड़ के समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द टोटल एनर्जी, और याद रखिएगा टोटल एनर्जी के अंदर कौन कौन सी एनर्जी आती है, पहली प्रेशर एनर्जी, प्लस काइनेटिक एनर्जी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तीन। पोटेंशियल एनर्जी। और सिर्फ टोटल एनर्जी नहीं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस द टोटल एनर्जी, जिसमें क्या क्या है, प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल, कंडीशन क्या है, तीनों, इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लो फ्लूइड, स्टेडी फ्लो फ्लूइड इज रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। ये इतना बड़ा डेफिनेशन है, इसलिए बनोई थ्योरम समझ ही नहीं आता बच्चों। अब मैंने क्या बोला, तोड़ तोड़ के तुमको इसलिए बताया कि प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लूइड का हमेशा कांस्टेंट होगा, किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है तो इज कांस्टेंट। सर ये स्टडी फ्लो फ्लूइड क्या होता है? बताते हैं थ्रू आउट द वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम लिख दिया, देखो मैं भी थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। क्या यार, मतलब किसी किसी ऐसे पाइप से जिसके अंदर, मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ, चिंता मत करो इस चीज, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन। ये तो अभी हमने सिर्फ ये पढ़ा है ना इसका, कि इसका सर अगर हम पढ़ते हैं पहली बार तो कैसे समझेंगे, क्या क्या लिखा है, मैं तुमको तोड़ के बताया, क्या बोला मैंने,
कि बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती है, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से उसको डिवाइड कर दीजिए, टोटल एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। किसकी कंडीशन क्या है कि वो लिक्विड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए और स्टेडी फ्लो होना चाहिए। अब मैं तुमको सुनाता हूँ बारी बारी से कि ये इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है। देखो, इनकम्प्रेसिबल का मतलब है, पहली बात अभी हमने पीछे ही देखा, इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी 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 कांस्टेंट। वेरी Pretty गुड, constant. सबको पता है, अभी मैंने पीछे कराया। ठीक है, नॉन विस्कस का मतलब पता है, विस्कोसिटी जीरो। अब ये विस्कोसिटी क्या है ये तो पढ़े हो, बट अभी तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो समझ लो विस्कोसिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू की वैल्यू जीरो, इसको नॉन विस्कस फ्लूइड बोलते हैं। और स्टेडी फ्लो का मतलब जानते हो क्या है? स्टेडी फ्लो का मतलब है मास का कांस्टेंट होना, मास फ्लो रेट का कांस्टेंट होना, जैसे मास पर सेकंड कांस्टेंट है। क्लियर? मास Yes, का sir. कांस्टेंट होना, इसी को हम स्टेडी फ्लो बोलते हैं। मास फ्लो रेट कांस्टेंट है तो स्टेडी स्टेडी फ्लो है। क्लियर? क्लियर? तो ये तीन कंडीशंस है कि लिक्विड के ये तीन कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी बर्नौलीज थ्योरम वहां अप्लाई हो पाएगा। क्या कंडीशन है? इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, स्टेडी फ्लो। तो अब वापस से पढ़ते हैं मिला के कि बर्नौलीज थ्योरम क्या बोलता है कि अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस स्टेडी फ्लो फ्लूइड इज कांस्टेंट थ्रू आउट एन क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर किसी भी क्रॉस सेक्शन से, किसी भी एक पर्टिकुलर पाइप से अगर कोई भी लिक्विड फ्लो हो रहा है, तो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से उसकी टोटल एनर्जी को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, और कंडीशंस लिक्विड की यहां मेंशन है, वो लिक्विड होना चाहिए इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस और साथ ही साथ उसका फ्लो स्टेडी होना चाहिए, तो बर्नौली थ्योरम के हिसाब से उसका जो भी टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा पूरे क्रॉस सेक्शन के। देखो मैंने तोड़ के कितना आसान कर दिया, इसलिए बर्नौली थ्योरम जल्दी समझ नहीं आता। अब लेट्स से मैं एग्जांपल लेके तुमको समझ देता हूँ कि ये एक क्रॉस सेक्शन पाइप है, क्योंकि ऐसे ही आपने एनसीईआरटी के अंदर आपने देखा Yes, sir. है ना? थोड़ा Hmm. सा क्रॉस सेक्शन आगे मोटा होता है, तो मैं इसको थोड़ा और मोटा कर देता हूँ, ताकि ये देखेंगे तो आपको समझ आए कि हाँ एक्चुअल में सर बर्नौली थ्योरम समझ गया है। ये सर देखा है, देखा है? मैं कुछ ज्यादा बड़ा कर दिया सर क्या? Yes, sir. चलो कोई बात 11th में था ये टॉपिक। नहीं, 11th में था, यस। चलो, तो ये एक क्रॉस सेक्शन यहाँ डिफाइन कर देते हैं, और एक क्रॉस सेक्शन, नीचे. दो क्रॉस सेक्शन मैं डिफाइन कर देता हूँ। लेट्स से पहला पॉइंट यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, और यहाँ एक वाली, इसको क्या करते हैं, देखो मेजर कैसे करते हैं मैं ये तुमको समझ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो हम क्या करते हैं ना, बर्नौली थ्योरम मेजर करने के लिए हम एक रेफरेंस हाइट ले लेते हैं। तो ये एक रेफरेंस ग्राउंड है हमारा, इससे हम दो रेफरेंस मान लेते हैं। लेट्स से ये जो है ये हाइट है, दिस इज हाइट ए, एच ए, और इस पॉइंट पे हाइट तुम्हारी क्या है? एच बी है ना, रेफरेंस से। ये तो मेरी रेफरेंस है, इससे मैंने रेफरेंस लिया नापने के लिए। ठीक, अब बर्नौली थ्योरम लगाते हैं, और इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इसके अंदर से लिक्विड फ्लो हो रहा है इस पूरे क्रॉस सेक्शन के अंदर। ऐसे ही तुमने पाइप को देखा होगा बर्नौली थ्योरम के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, अब बर्नौली थ्योरम यहाँ लगाते हैं। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है? टोटल एनर्जी पर Per यूनिट, unit volume is मतलब constant. कि सर अगर ये लेट्स से ये वाला पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, मतलब टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट ए विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ए अपॉन, क्योंकि एनर्जी कंजर्व्ड है, यही तो बोला, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कंजर्व्ड है। तो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जितना ए पॉइंट पे होगा सर, उतना ही टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बी पॉइंट पे होगा। यही तो बर्नौली थ्योरम है। अब टोटल एनर्जी Yes, में कौन कौन यस सी सर, एनर्जी है? टोटल एनर्जी में है सर, पहली आपकी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक प्लस एनर्जी। दूसरी आपकी काइनेटिक एनर्जी, प्लस तीसरी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या energy. है? ये टोटल एनर्जी है, और पर यूनिट वॉल्यूम भी। तो लेट्स से ये यहाँ को मैं वन 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 दे देता हूँ, और यहाँ की एनर्जी को मैं टू दे देता हूँ, प्लस पोटेंशियल एनर्जी टू डिवाइडेड बाई वॉल्यूम भी। क्लियर? Yes, sir. अब देखिए, प्रेशर एनर्जी क्या होती है भाई? प्रेशर एनर्जी क्या होती है? रो जी एच, अरे सिंपल यार, अभी तो पढ़ के आ रहे हैं। प्रेशर एनर्जी क्या लिख सकते हैं? Rho GH. लेट्स से प्रेशर एनर्जी को मैं ऐसे, चलो नॉर्मली प्रेशर एनर्जी को लिखो ही मत, क्योंकि प्रेशर एनर्जी डायरेक्टली सवाल में कई बार दे भी देता है। मोस्ट ऑफ द केस में प्रेशर एनर्जी तुमको गिवन होगी, तो प्रेशर एनर्जी को P1 ही रखने दो।
मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करके तुमको समझा देता हूं, ठीक है। देखो देखो, तो प्रेशर एनर्जी को मैं क्या लिख देता हूं, प्रेशर एनर्जी को यही छोड़ देता हूं, जिसको मैं लिख दिया PE1 प्लस। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, सबने पढ़ा है, हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv², है ना। यस सर। और v क्या है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम मत समझना। अब ये देखो यहाँ क्या है, हाफ mv², और नीचे क्या है, वॉल्यूम है। तो काइनेटिक एनर्जी 1 है तो मैं m1/v लिख देता हूं, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh, mg। m1/g/h, और यहाँ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, यहाँ भी है, यहाँ भी मैं नोट नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ समझना नीचे v है, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर एनर्जी एट 2/वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv², यहाँ m2 हो जाएगा अपॉन v, प्लस पोटेंशियल एनर्जी सबको पता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh। mg। अरे अरे, किसी हाइट पे बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी mgh ही तो होती है, और हम यहाँ दो हाइट का ही तो रेफरेंस लेके कैलकुलेट कर रहे हैं, तो क्या लिखूंगा, m2gh/वॉल्यूम। अब जरा ये देखो, क्या ये m1/v ρ1 बन जाएगा, क्या यहाँ m2/v ρ2 बन जाएगा, क्या यहाँ m1/v यहाँ भी ρ1 बन जाएगा, क्या यहाँ m2/v यहाँ भी ρ2 बन जाएगा, बन जाएगा। मैं यस सर। क्या लिख सकता हूँ, प्रेशर एनर्जी 1, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, यहाँ दिक्कत हो जाएगी, नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूँ, एक सेकेंड, अगली स्लाइड में क्या लिख देता हूँ, स्लाइड ही खत्म हो गई क्या, नहीं, हाँ लगता है एंड में आ गया, एक सेकेंड, लेट मी टेक वन मोर स्लाइड, ठीक है। तो बर्नौलीज थ्योरम के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझ रहे हैं, पहले लिखेंगे प्रेशर एनर्जी 1/वॉल्यूम प्लस, यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ। अब देखो यहाँ m1/v है तो ρ1 बन जाएगा, यानी हाफ रो, अगला क्या है, v², वेलोसिटी का स्क्वायर, प्लस फिर इक्वल टू लिख रहा हूं, प्लस यहां देखो, यहाँ m1/v यहां भी ρ1 बन जाएगा, तो ρ1 इंटू जी इंटू एच, क्या लिख सकता हूं, प्लस ρ1gh इज इक्वल्स टू, यहां चेक कर लो, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 2 पे तो वही रहेगा, डिवाइडेड बाई पर यूनिट वॉल्यूम, प्लस यहां चेक करो, यहां देखो हाफ m2/v है, तो क्या लिख सकता हूं, हाफ ρ2, और ये लेट्स से v1 यहाँ स्पीड है, मैं यहाँ स्पीड मेंशन करना भूल गया, यहाँ लिख लो, यहाँ v1 है, यहाँ v2 है, ठीक है। यहाँ बॉडी की वेलोसिटी v1 है, मतलब सॉरी मास फ्लो रेट v1 है, यहाँ वेलोसिटी क्या है, मास फ्लो रेट v2 है, ठीक। यानी प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड 2/वॉल्यूम प्लस हाफ ρ2 इंटू v2 का स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा, ρ2 और क्या है, g इंटू एच। यही है पूरा बर्नौलीज थ्योरम जो आपको रिमेंबर रखना है, बर्नौलीज थ्योरम यही आपको याद रखना है। प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे बराबर होगा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी कह रहा हूं, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पे बराबर होगा टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम सेकंड क्रॉस सेक्शन में। ये पूरे रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं, बर्नौलीज इक्वेशन, इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन। अब तो मुझे लगता है कि बर्नौलीज इक्वेशन तुम लोग डिराइव भी कर दोगे, है ना, क्योंकि करना क्या है, कुछ नहीं है सर, बस टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कर देनी है, इसके बाद सारे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ हो जाएगा, फिर हाफ m1v यहाँ ρ1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ ρv1² प्लस ρgh इक्वल्स टू प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिवाइड बाय 2 हाफ ρ2v2² प्लस ρ2g इंटू h। ये बर्नौलीज इक्वेशन है, सबको समझ आया, हाफ Yes. ρ1 v1 स्क्वायर आएगा वहां पर, v1 का स्क्वायर ही तो लिखा हूँ हाफ ρ1 नहीं आएगा सर। सर, ρ1 वहां छूट गया, सॉरी सॉरी सॉरी, इट्स माय बैड, इसको चेंज कर लूं, यस यस यस, सही है, क्लियर, बर्नौलीज Yes, इक्वेशन sir. क्लियर हो गया सबको। तो ये पूरी बातें थी बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है, वो है विस्कोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक है विस्कोसिटी। देखो बहुत सिंपल, अब यहाँ से बहुत रैपिड लेके चलता हूँ क्योंकि अब लास्ट लास्ट सेशन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, अब खत्म ही हो जाएगा ये चैप्टर। विस्कोसिटी की बात करूं तो जैसे कि हमने क्या अभी हमने पीछे सब कुछ क्या जब नूडल्स लॉ मोशन में तुमने पढ़ा था कि दो बॉडी के बीच फ्रिक्शन लगता है ना, जो क्या करता है कि बॉडी को मोशन को अपोज करता है, वैसे ही विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड के बीच
फ्लूइड के लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता है ना, उसको हम, उसी प्रॉपर्टी को हम विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी जो फ्लूइड के फ्लो को क्या करे, अपोज करे, उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। बेसिकली मींस कि फ्लूइड के फ्रिक्शन को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। क्लियर? तो विस्कोसिटी का मतलब होता है कि फ्लूइड के लेयर के आपस में, फ्लूइड के लेयर के बीच कितना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। तो लिख लो कि द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके हेल्प से इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, किसके रिलेटिव मोशन को, बिटवीन इट्स लेयर्स। जैसे क्या होता है, अरे यार लिक्विड कैसे फ्लो होता है, लेयर बाय लेयर में। तो ये जो दो लेयर के बीच, लिक्विड के दो लेयर के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसी को विस्कोसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विस्कोसिटी। Viscosity. क्लियर? विस्कोसिटी Yes, sir. होती है जिसको डिनोट करते हैं ईटा से, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट Coefficient of viscosity. विस्कोसिटी। इसको लिखते हैं ईटा सिंबल से। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है स्ट्रेस अपॉन By strain. स्ट्रेन रेट, नॉट सिर्फ स्ट्रेन। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जिसको बोलते हैं, वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ईटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, स्ट्रेस Stress अपॉन upon. स्ट्रेन रेट। अब थोड़ा सा समझो, क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड जब आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ रखे हैं। Yes, sir. अगर नहीं पढ़े हो तो मैं याद दिला देता हूं। स्ट्रेन को हम लिखते, स्ट्रेन जो होता है उसको डिनोट करते हैं सिग्मा से, है ना। ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये भी प्रेशर। अब बोलोगे कि सर ये तो फिर प्रेशर हो सकता है, तो अब मैं यहाँ डीप डेप घुसूंगा तो मैं तुमको डिफरेंस अगर बताऊं स्ट्रेस और स्ट्रेन में, तो दोनों में बहुत डिफरेंस है ना। यहाँ भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, प्रेशर भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन दोनों के फोर्स अलग अलग होते हैं। स्ट्रेस के अंदर रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, जिसको एफ आर लिखा जाता है कई बार। बट हम डायरेक्टली अभी यहाँ समझने के लिए क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए। और स्ट्रेन क्या होता है भाई, स्ट्रेन क्या होता है, इसको रो से डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, अरे रो कह रहा हूं मैं अभी, क्या लिख रहा हूँ, स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई। स्ट्रेन को स्मॉल ई डिनोट करते हैं। और स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। याद है किसी को? Yes, sir. तो चेंज इन Sir, डायमेंशन, force per unit area होता रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस। अरे यार, लेट्स से कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब तुम इसको इधर से और इधर से खींचना शुरू करो। तो मैंने, लेट्स से मैं इस क्रॉस सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो तुम बाहरी एक्सटर्नल फोर्सेस को खींच रहे हो, तो इसके मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसके अंदर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव फोर्स लगाते हैं, ताकि ये ऑब्जेक्ट जैसे खींच के हम लंबा करना चाहते हैं किसी चीज को, तो वो लंबा ना हो। उसी को रेजिस्टिव फोर्स बोला जाता है। तो स्ट्रेस होता है फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। है। Original dimension. Yes, तो sir. लेट्स से कि मैं चेंज इन डायमेंशन को डेल्टा एक्स बोल दे रहा हूं, और ओरिजिनल डायमेंशन मान लो कि ये जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ एल थी, तो मैं इसको डेल्टा एक्स बाई एल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब Yes, sir. ईटा क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। स्ट्रेन तो ठीक है सर, स्ट्रेन रेट का मतलब ना कि डेल्टा एक्स बाई एल पर सेकेंड, इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे कर लो, ध्यान से समझो। स्ट्रेन पर सेकेंड, उसको स्ट्रेन रेट बोलते हैं। स्ट्रेन पर सेकेंड को स्ट्रेन रेट बोला जाता है। तो हम इसको डेल्टा एक्स अपॉन एल मल्टीप्लाई बाई एफ लिख देते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. अब ध्यान से देखो। तो ईटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन रेट क्या होता है, यहाँ देखो, यहाँ डेल्टा एक्स बाई एल जो है ना, ये डेल्टा एक्स बाई एल तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेल्टा
एक्स अपॉन एस। डेल्टा एक्स क्या है? चेंज इन डायमेंशन। एस क्या है? सेकेंड। क्या ये वेलोसिटी हो जाएगी? एक्स बाई एस हो होता है। जाएगा सर। अरे वेलोसिटी पर यूनिट यस टाइम याद करो। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वैसे ही एक्स यस बाई सर। एस क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो ये मैं वी लिख दूं यहाँ, और ये जो एल है ये ऊपर चले जाएगा। यानी ईटा इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर नहीं समझ आ रहा तो फॉर्मूला याद कर लो। क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, और जिसने मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड नहीं पढ़ी है उसको यहाँ थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा होगा कि सर ये ईटा की वैल्यू एफ इंटू एल अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी कैसे आई। कि स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन रेट को मैं क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स अपॉन एल इंटू एस। अब डेल्टा एक्स अपॉन एस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी और ये लेंथ ऊपर चले जाएगी, यानी फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। इसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये फार्मूला है विस्कोसिटी की, बस इतना याद कर लो अभी करंटली। विस्कोसिटी निकालने के लिए बोले तो सर एटलीस्ट फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। तो फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। क्लियर? यस सर। और कोई लगता है क्लियर नहीं हो रहा है? और किसी को अदर देन तान्या, और किसी को समझ नहीं आ रहा है क्या? हम्म। हाँ वैसे भी 12:30 का टाइम है। एंड्रयू टेट आपको समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। और किसी को नीचे? सर ये भाई इसकी पहली क्लास है सर, ये मेरी तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है बस। किसमें ये बताओ, किसमें दिक्कत आ रही है? ये स्ट्रेन वाली कॉन्सेप्ट में है ये नहीं, पहले पहले वाला तो मैंने पढ़ रखा था 11th तक। अच्छा, स्ट्रेस अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया समझ आया? जिसमें स्ट्रेस हमने डिस्कस किया। हाँ ये तो सर आ गया। ये देखो, वाला स्ट्रेन स्ट्रेन वाला रह रहा है, स्ट्रेस तो आ हाँ गया, स्ट्रेन वाला नहीं देखो, हुआ। स्ट्रेन जब आपने पढ़ा होगा ना, तो अगर आपने देखो, मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा मैं इंट्रो देता हूँ, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा इस पर, ठीक है? क्योंकि अभी करेंटली आप क्या करिए मेरे हिसाब से कि आप ये इसको याद कर लीजिए। कौन सा? विस्कोसिटी का फार्मूला भी, ठीक है? पर देखो थोड़ा सा स्ट्रेन में तुमको समझाता हूँ, स्ट्रेन हम कैसे डिफाइन करते हैं। याद है कभी किसी ने ऐसा वाला केस पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट है ना, और इस बार मैंने क्या किया, फोर्स ऐसे लगाया तो ये ऑब्जेक्ट अपने जगह से टिल्ट हो जाता है। देखा है कभी किसी ने? अब मान लो ऑब्जेक्ट ओरिजिनल पोजीशन ये होना चाहिए था, है ना, और जो हमने क्या किया उस पे टेंजेंशियली फोर्स लगा, टेंजेंशियली मतलब अलोंग द सरफेस फोर्स लगा दिया। अच्छा, स्ट्रेस जो है मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। ये देखो, स्ट्रेस जो है उसमें क्या करते थे हम, ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ के बाहर से खींचते थे उसको ताकि वो लंबा हो जाए। तो जो स्ट्रेस आता था, स्ट्रेस यहाँ डिफाइन होता था। तो सरफेस के परपेंडिकुलरली हम एक्सटर्नल फोर्स लगा देते हैं स्ट्रेस के लिए। ये सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर देखो 90 डिग्री पे लग रहा है फोर्स। तो स्ट्रेस के केस सर में हम एक्सटर्नल फोर्स परपेंडिकुलर लगाते हैं। लेकिन स्ट्रेन जब हमको डिफाइन करना होता है, तो ये देखो, ये सरफेस के साइड ही लग रहा है। जिधर सरफेस है उधर ही हम फोर्स लगा रहे हैं एक्सटर्नल अपना, है ना। तो जिसके वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, थोड़ा सा से डिफॉर्म हो जाएगा। मतलब होना चाहिए था सर कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, तो जैसे ही फोर्स लगा ये थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा अपने जगह से। तो अपने ओरिजिनल जगह से ये जितना डिस्टेंस खसका ना, इसको बोलते हैं डेल्टा एक्स। और जो इसका डायमेंशन है उसको बोलते हैं एल। तो स्ट्रेन डिफाइन होता है ना, जितना अपने डायमेंशन से वो खसक गया अपने जगह से, अपॉन ओरिजिनल कितना था उसका लेंथ। समझे? इसी को स्ट्रेन बोला जाता है। मतलब अपने ओरिजिनल जगह से वो कितना डिस्प्लेस हो गया, और उसका ओरिजिनल डायमेंशन कितना है। तो मैंने बोल दिया कि लेट्स से यहाँ के जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट का, जब हमने क्या किया, टेंजेंशियली अक्रॉस द सरफेस मैंने फोर्स लगाया, तो डेल्टा एक्स बाई एल, इसी को बोलते हैं स्ट्रेन। समझे? मैंने वही यहाँ लिखा है, यस डेल्टा सर। एक्स बाई एल। बट सिर्फ स्ट्रेन नहीं ना, स्ट्रेन रेट भी है ना। तो डेल्टा एक्स बाई एल के साथ सेकेंड भी आ जाएगा, मतलब टाइम भी आ जाएगा। और एक्स यस बाई सर। टी तुम्हारी वेलोसिटी होती है। एक्स बाई टी वेलोसिटी होती है। तो यहां से स्ट्रेन क्या हो गया, वेलोसिटी अपॉन लेंथ लिख दूं। स्ट्रेन रेट इसको बोलते हैं। अब वही तो मैंने किया है, बस स्ट्रेन रेट की वेलोसिटी यहां लिख दिया, लेंथ ऊपर लिख दिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन ऊपर से क्या हो जाएगा, लेंथ, यानी फोर्स इंटू लेंथ अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। अब तो क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर क्लियर है। चलिए, तो इसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आपको ये याद रखना है विस्कोसिटी के अंदर, ठीक है? ठीक, मैं इसको यहां से रब कर देता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट था आपकी विस्कोसिटी का। ठीक, शियर
इस ट्रेन में अगर आपने पढ़ा होता तो ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती। पढ़ाया है संदीप सर ने। हाँ तो अगर, हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब एट अ टाइम याद नहीं हो पाता है सबको, बट कोई बात नहीं, अगर पढ़े होंगे और लोग तो पढ़े होंगे ना, और लोग ने देख लिया होगा, ठीक है। अब स्टोक्स लॉ, क्लास एक लास्ट टॉपिक हम करते हैं आज का, स्टोक्स लॉ। देखो, स्टोक्स लॉ बहुत सिंपल सा लॉ है, बहुत सिंपल सा चीज है। स्टोक्स लॉ क्या बोलता है कि लेट्स से कि कोई, याद रखना हमेशा, स्टोक्स लॉ ऑलवेज वैलिड होता है सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। मतलब स्फीयर बॉल्स के लिए ये लॉ बनाया गया है। ये स्फीयर से अगर आप किसी और ऑब्जेक्ट में चल जाओगे, स्क्वायर में या और सिलेंड्रिकल टाइप में, तो वहां ये वैलिड नहीं होगा। अब समझो थोड़ा ये लॉ कहता क्या है। ये लॉ बहुत सिंपल है। ये लॉ यही बोलता है कि किसी भी स्मॉल स्फीयर को अगर आप लिक्विड के अंदर छोड़ देते हैं, है ना, मतलब कि ये लिक्विड भरी हुई थी, इसके अंदर मैंने क्या किया कि एक स्फीयर को मैंने इसके अंदर ड्रॉप कर दिया, है ना। तो अब ये स्फीयर क्या होगा, क्योंकि इस पे वेट का कंपोनेंट लग रहा हो, तो ये नीचे जाएगा, मूव करना शुरू करेगा लिक्विड के अंदर। तो यस सर। किसी भी स्फीयर को, स्मॉल स्फीयर को अगर आपने लिक्विड के अंदर डिप कर दिया, और वो लिक्विड के अंदर क्या कर रहा है कि फॉल कर रहा है, गिर रहा है अगेंस्ट, अगेंस्ट नहीं मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, जिधर उसका वेट लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ना, एक फोर्स लग रहा होगा जिसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। और स्टोक्स लॉ के हिसाब से वो जो ड्रैग फोर्स होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके रेडियस के। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि किसी भी लिक्विड, लेट्स से ये लिक्विड थी, इसके अंदर एक स्फीयर है, तो किसी भी लिक्विड के अंदर अगर कोई स्फीयर फॉल हो रहा है, तो इस फॉलिंग के डायरेक्शन के अपोजिट में एक ड्रैग फोर्स लगता है, जिसको विस्कस फोर्स बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, विस्कस फोर्स बोला जाता है, या फिर ड्रैग फोर्स बोला जाता है, जो अपोज कर रहा होता है इसके मोशन को। ये नीचे जा रहा है बॉल, क्योंकि ग्रेविटी इसको mg से, इसका वेट वाला कॉम्पोनेंट इसको नीचे खींच रहा है। लेकिन जैसे ये फ्लूइड के अंदर क्या कर रहा है, फॉल हो रहा है along द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसके अपोजिट में इसको रोकने के लिए एक विस्कस फोर्स आ रहा है, एक ड्रैग फोर्स आ रहा है। यही स्टोक्स लॉ के हिसाब से जो ड्रैग फोर्स होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस स्फेरिकल हाँ सरफेस के जी। thickness के। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लो यहाँ कि द सर यहाँ पर बियॉन्ड, सर हाँ, इसमें यहाँ बियॉन्ड सब फोर्स लग भी लग रहा है, सकता है। यस बिल्कुल। मैं यही बताने वाला था, अभी अभी बोलने ही वाला था कि यहाँ बायोन्सी भी लग रही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से। लेकिन हम अभी बायोन्सी को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ड्रैग फोर्स की बात कर रहे हैं। अदर देन बायोन्सी एक ड्रैग फोर्स भी लगता है। क्लियर, अदर देन बायोन्ट फोर्स लग रहा है, ऐसा नहीं है कि लग नहीं रहा है, मैंने उसको दिखाया नहीं अभी। ठीक है, तो स्टोक्स ये बोलते हैं कि अदर देन बायोन्ट फोर्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में फॉल हो रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात की उन्होंने, ठीक है, क्योंकि बायोन्ट फोर्स तो सब पे लगता है, लेकिन इन्होंने सिर्फ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात की। स्टोक्स के हिसाब से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर किसी भी लिक्विड के अंदर उसके वेट के डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, तो उसके अपोजिट में एक ड्रैग फोर्स आएगा, एक विस्कस फोर्स आएगा, है ना। और वो जो विस्कस फोर्स होगा, जो ड्रैग फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस, स्फीयर ऑफ द रेडियस, उसकी वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिखो, यहाँ लिख लो थोड़ा सा। ठीक है, एक सिंपल सा केस है, एडिशनल केस है, बस आपको वही याद रखना है कि द विस्कस फोर्स एक्टिंग on a small sphere falling through a medium, मीडियम इन द सेंस की वाटर, लिक्विड, लिक्विड एक मीडियम हो सकता है, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द रेडियस आर, और उसकी वेलोसिटी भी। अगर, अरे यार, अगर वो ग्रेविटी के अगेंस्ट में फॉल हो रहा है, ग्रेविटी अगेंस्ट बोल रहा हूँ, ग्रेविटी की तरफ फॉल हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी भी तो आएगी ना, क्योंकि ग्रेविटी क्या करता है, एक्सेलरेशन से खींच रहा होता है, तो वेलोसिटी तो आएगी उस यस बॉडी के पास।
उसकी तो उस स्पीड प्लस हो जाएगी फिर प्लस। वेलोसिटी, रेडियस, हाँ जो भी होगी, लेकिन वेलोसिटी तो होगी ना उसके पास। तो बोलता है कि होगी रेडियस, सर। वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तीनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से लिखते हैं, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर वी। और ये स्टोक्स लॉ है। और स्टोक्स लॉ किसके लिए वैलिड है? ओनली वैलिड फॉर, ओनली ट्रू स्फेरिकल। फॉर स्फेरिकल। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, ओनली ट्रू फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो जो ड्रैग फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? ईटा आर वी के। और ये प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को हटाया जाए तो इसका एक फार्मूला जो आपको याद रखा जाता है, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ वो कांस्टेंट होता है यस। 6 पाई। तो इसका फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। कभी एल। आपने ये पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता चल गया होगा कि यही स्टोक्स लॉ है। सर देखो स्टोक्स लॉ को 11th। 11th में पढ़ा था। तो फोर्स यस इज सर। इक्वल होता है 6 पाई ईटा आर वी। ये है स्टोक्स लॉ। ठीक है। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, जिसके अंदर से न्यूमेरिकल वाला पूछ जैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वो बर्नौलीज इक्वेशन है, कंटिन्यूटी इक्वेशन है, पास्कल्स लॉ है, स्टोक्स लॉ भी आप याद रखिएगा। ठीक है। जिससे सवाल बनाए सकते हैं, थ्योरी वाले सवाल बनाए जा सकते हैं आपके फ्लोटेशन वाले पार्ट से। ठीक। प्रेशर वाले पार्ट से भी सवाल बनते हैं कई बार। ठीक है। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं थी, बहुत आसान, बहुत सिंप्लीफाइड चैप्टर्स था। ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपने क्लास 9 के अंदर भी ये चीजें पढ़ी थी, जैसे बायो सीआरक्यूबिस प्रिंसिपल क्लास 9 के अंदर बताया गया था। कैलकुलेशन क्लास 11th के अंदर है, और आप फर्दर आप अपने कंपटीशन वाले स्टडी के लिए भी पढ़ते हैं। तो ये तुम्हारी क्या थी, विस्कोसिटी वाला पूरा पार्ट इधर, तुम्हारा स्टोक्स लॉ, फिर इधर तुम्हारा बर्नौलीज इक्वेशन। तो आई थॉट कि हमने मैक्सिमम चीजें कवर अप कर ली इस वन शॉट के अंदर। ठीक है, और अच्छे से हमने कवर अप कर ली। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक, हमारा ये वन शॉट कंप्लीट होता है यहाँ।